Hello, Namaskar, and good evening, everyone. Welcome to BizGyan Learning Platform. So today we have session on financial freedom simple hai, and the guest speaker for today is CACFP Anand Sabharwal sir. So meanwhile, participants are joining. I would like to introduce our today's guest. So it is my privilege to introduce today's guest, CACFP Anand Sabharwal ji, who is a distinguished chartered accountant and certified financial planner with an exceptional blend of financial strategy and regulatory expertise. Sir is a fellow member of Chartered Accountants of Institute of India and holds the prestigious CFP certification from FPSP USA, along with multiple advanced credentials in mutual funds, portfolio management, derivatives, and investment advisory. With extensive experience in wealth management, investment structuring, taxation, and compliance, he has been instrumental in helping families, HNIs, and NRIs build robust, tax efficient, and goal aligned portfolios for long term and intergenerational wealth creation. Beyond wealth advisory, SIR actively supports entrepreneurs, startups, and MSMEs, assisting them in financial structuring, compliance, and capital raising initiatives. His approach transforms market complexity into clarity and confidence for his clients. In simple words, he ensures that financial decisions are strategic, compliant, and future ready. So, with these words, please join me in warmly welcome our today's speaker for the day, CACFP Anand Sabharwal sir. So, sir is having a huge experience in this field and is the right person to guide you. So, Anand Sabharwal sir, I welcome you to today's session, and definitely it would be an enlightening one for our audience. So, over to you, sir, for proceeding with the further session. सर एक बार माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक अनम्यूट है. Hello everyone. Thanks Mukul. Thanks for the kind introduction. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर. फाइनेंशियल फ्रीडम सिंपल है. बेसिकली जो आज की हमारी ये प्रेजेंटेशन है, ये जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को जॉइन किया. और एक चीज़ मैं यकीनन आपके साथ एक वादा करता हूँ कि मैं आपको ज़रूर इस टाइम की वैल्यू प्रोवाइड करूँगा. और आपके लिए यकीनन ये क्लास एक फाइनेंशियल लाइफ चेंजिंग क्लास रहने वाली है. आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपकी एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं हम, और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और आपको मैं वेज़ एंड आपको बस सिस्टम आपको समझाऊँगा, आपको प्लानिंग दूँगा कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं. और आपको मैं कॉशियस साइन भी दूँगा, जिन चीज़ों से आपको बच के रहना है कि व्हाई पीपल फेल टू अचीव देयर फाइनेंशियल फ्रीडम. तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. चारों पार्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी पार्ट आप मिस ना कीजिएगा. फाइनेंशियल फ्रीडम को समझिए, उसके बाद आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए, उसको समझिए, और उस फाइनेंशियल फ्रीडम को आपने कैसे अचीव करना है, वो भी हम आज सीखेंगे. और क्या कारण है जिसके वजह से लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते, और बहुत कम जिसकी परसेंटेज है, 1 या 2% इन्वेस्टर्स की परसेंटेज है. मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सेवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आज हम सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे. वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 2% लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं. उसके क्या कारण है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे. उससे पहले कि मैं एक आपसे मेरी एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि ये क्लास हमारी इंटरेक्टिव रहेगी. दिस वुड बी अ टू वे ट्रैफिक. तो मैं आप लोगों से बातचीत करता रहूंगा, तो आप लोग प्लीज इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए. आज मैं आपके साथ लाइव कैलकुलेशन करूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसको हम अचीव कर सकते हैं. तो इसके लिए एक छोटी सी मेरी पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है. मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. एक मिनट मुझे जरा, लेट मी शेयर माय पीपीटी.
सर स्क्रीन विजिबल है आपकी? आपका माइक बंद है सर पर। सर आपका माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। हो गया। आई थिंक सर का स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया। काइंडली बी विद अस इन द सेशन, सर इज रीजॉइनिंग आई थिंक। या हाँ जी। हाँ। जी सर। तो आज की जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट्स में आज के हमने ये प्रेजेंटेशन को डिवाइड किया हुआ है। What is financial freedom? What financial freedom really means? What is your retirement corpus figure? How to achieve financial freedom and why people fail to achieve financial freedom? तो अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे अपनी टाइटल स्टाइल पे लिखा है कि द फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो है कि जब मेरे को पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये एक रियलिटी है अभी इंडिया में जिसको हम अचीव कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि जब आप अपनी सैलरी पे डिपेंड नहीं कर रहे, आप आपके जो एसेट्स हैं वो आपके लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपका जो लाइफ गोल्स है उनको आपकी मनी सपोर्ट कर रही है, आप वर्क बाय चॉइस कर रहे हैं। व्हेन मनी वर्क्स फॉर यू एंड नो मोर कंट्रोल्स योर लाइफ, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप एक वैसे एक सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि आप के लिए आपका पैसा काम कर रहा है, आप पैसा कमा नहीं रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। जब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और आपकी वेल्थ ग्रो कर रही है और आपको कोई भी आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स है वो अपने आप आपके पूरे हो रहे हैं, तो ये एक जर्नी है जो आपको स्टार्ट करनी है और कवर करनी है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो उस जर्नी की आज हम बात कर रहे हैं और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये आज बताने वाला हूँ आने वाले 1 घंटे के अंदर कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस है कि बीइंग रिच वर्सेस फाइनेंशियली फ्री। मैं थोड़ी सी आप शुरू में 5-7 मिनट थोड़ी इसका मैं इस प्रोग्राम का बेस बनाऊंगा, आपके साथ थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम राइट अवे कैलकुलेशन के ऊपर आ जाएंगे कि कैसे आप मंथली इन्वेस्टमेंट से या लमसम इन्वेस्टमेंट से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हैं। सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेक्टिव। आप इसमें जब मैं आपसे कुछ डेटा अगर डिमांड करूं, कुछ फिगर्स डिमांड करूं, तो प्लीज कंट्रीब्यूट टू दोज फिगर्स। तो अभी फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको रिच होना है या फाइनेंशियली फ्री होना है। अगर आप रिच है तो यू आर अर्निंग मनी, यू आर मेकिंग मनी, बट योर मनी इज नॉट मेकिंग मनी। तो अगर आप पैसा बना रहे हो अगर आप पैसा बना रहे हैं तो आप अमीर हैं। अगर आपका पैसा खुद पैसा बना रहा है, पैसे पे पैसा बन रहा है, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों मैटर करती है? क्योंकि इन्फ्लेशन राइज कर रही है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर इतनी ज्यादा एक एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, इतनी वोलेटिलिटी है। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव करनी है। हेल्थ केयर कॉस्ट है, रिटायरमेंट के बाद हेल्थ केयर कॉस्ट है। तो इन सभी चीजों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी मैटर करती है। ठीक है। और हमारे कॉमन मिस क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिडिल क्लास के लिए नहीं बनी, ये अचीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बिजनेस ओनर्स के लिए है। हाई इनकम, इसके लिए बहुत हाई इनकम रिक्वायरमेंट है। इसके लिए स्टॉक्स में गैम्बलिंग, आपको इंट्राडे करना पड़ेगा, आपको एफ&ओ करना पड़ेगा, आपको शेयर मार्केट में आपको स्टॉक सेल परचेज करने पड़ेंगे, या मैं बहुत लेट हो चुका हूं, या ये मेरे बस का काम नहीं है। तो ये सारे मिथ्स आज हम खत्म करेंगे। आपको सिर्फ एक जर्नी स्टार्ट करनी है, उस जर्नी में बने रहना है। इंडिया की इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको इकोनॉमी आपको पूरा हेल्प करेगी। आप इस जर्नी को अगर कर सकते हैं, अगर आप इस जर्नी को कर लेंगे, तो हर बंदा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मंथली बेसिस पे आपको बताऊंगा कि मंथली बेसिस पे आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके, साथ में अपन लमसम का कंट्रीब्यूशन सहारा लेके, कैसे एक यंगस्टर जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, कैसे एक मिडिल एज पर्सन
या रिटायरमेंट के पास भी अगर आप रिटायर भी हो चुके हैं तो आप कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपनी मंथली सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये ट्रुथ है कि एनीवन कैन अचीव दिस फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए CFP, I am investing money, I am guiding money, guiding people from the last 20 years। मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आप इतना मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं इसको इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का आपको एक पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूं। अब सबसे पहले क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम कहते हैं कि 20 साल में इतनी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, 10 साल में इतनी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, कि अगर मैंने ये जर्नी की तो मैं 15 साल में, 10 साल में, 20 साल में इतनी वेल्थ क्रिएट कर लूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का जो बेस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है सबसे पहले इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस क्या है कि टर्म इंश्योरेंस आपकी है, कि आपके पास जो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस को आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। इसको अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं ये प्लान कर रहा हूं कि 20 साल में मैं इतनी वेल्थ क्रिएट कर लूंगा, बट लाइफ इज नॉट फेयर, वी डोंट नो डेट ऑफ डेथ। अगर गॉड फॉरबिड भगवान ने इतना टाइम ही ना दिया, इतना समय नहीं दिया, कि 20 साल का टाइम ही नहीं हमें दिया, तो हम कैसे अपनी फैमिली को सिक्योर करेंगे, कैसे उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करेंगे, कि हमारे बाद की उनके उनके सपने पूरे हो सके, वो एक कंफर्टेबल लाइफ अपना लिव कर सके। तो उसके लिए कि सबसे पहले आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक मैं आपको इसमें वीडियो दिखाना चाहूंगा, कि एक छोटा सा मेरे पास है, 1 मिनट का वीडियो है। आप उसको देखिए कि आपको उसमें सिर्फ आपको ये समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको क्यों, ये इंश्योरेंस आपको क्यों जरूरी है। 1 मिनट मैं इसको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। गौरव, सर वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा। वीडियो दिख रहा है बट वॉइस नहीं आ रहा वीडियो का। आवाज, वीडियो की आवाज आ रही है मुकुल? नहीं सर, वीडियो की नहीं आवाज आ रही है। आप इसको ऑडियो के साथ शेयर करो। जब शेयर स्क्रीन कर रहे हो ना, तो नीचे आ रहा है ऑल्सो शेयर टैब ऑडियो, उसको एनेबल करके शेयर करो। आपने क्या बोला? जब सर वीडियो स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, नीचे एक ऑप्शन है ऑल्सो शेयर टैब ऑडियो, वो अपने पास सेटिंग में जाओ, या सेटिंग सिस्टम ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, वो एनेबल करके शेयर करो सर। ऑडियो। जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑडियो, ऑल्सो शेयर ऑडियो। चलो रहने दो, हाँ, इसको मिरर माय वीडियो। नहीं, रहने दो इसको मैं। वीडियो हाँ जी, मुकुल मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस यस सर, आ रही है आवाज। एम आई ऑडिबल प्लीज? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, एम आई ऑडिबल मुकुल? यस यस सर, आ रही है आवाज सर। ओके, माय अपॉलॉजीज। पता नहीं क्यों ये वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं आपको वैसे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ।
दिस वीडियो इज रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस। इसमें ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क ओनली, कि आज अगर मैं अपनी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर नहीं अभी मेरा है, तो उसका रिस्क मैं नहीं उठा सकता। तो वो रिस्क मेरे को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर करना है, ताकि अगर बाई चांस गॉड फॉरवर्ड मुझे कुछ हो जाए तो उनके सपने पूरे हो सके, वो अपनी एक लाइफ अच्छे से जी पाए। तो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क ओनली, क्योंकि हर साल किसी ना किसी ने जाना है, और इंश्योरेंस कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन गया, लेकिन हमारी फैमिली को पता लगता, फर्क बहुत पड़ता है कि अगर किसी फैमिली का मेंबर जाता है तो उनके लिए तो 100 बंदे अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चलेगा तो 99 पे कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग ऑन वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमारा इमोशन और फाइनेंशियल रिस्क है, तो जब तक हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, वी हैव टू टेक इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस भी सोच समझ के लीजिए कि आपके पास कम से कम आपकी जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। लोगों के पास क्या है कि छोटी छोटी इंश्योरेंस है, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, हद 50 लाख की। तो उसमें क्या फैमिली हमारी फ्यूचर सिक्योर है? नहीं। तो आपको एक अच्छी 4-5 करोड़ वाली इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि गॉड फॉरबिड अगर आज टाइम ना मिला फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, तो मैं इंश्योरेंस मेरे पास हो, इंश्योरेंस से मैं आगे अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊं, जब तक कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी अचीव नहीं, मैंने नहीं कर पाया। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें क्यों चाहिए? कि बट बाइंग योर फ्यूचर फ्रीडम, व्हाट आर द रिस्क? क्योंकि आज क्या है कि आज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी हैं, और लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है। और ये रेलिवेंट इंडिया में खासकर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहले, अब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। तो क्या है कि पहले जॉइंट फैमिली में एक दूसरे की सपोर्ट होती थी, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते थे। तो आज की डेट में क्या है कि फैमिली में एक अर्निंग मेंबर है या 2 अर्निंग मेंबर है, तो उनके ना होने से गॉड फॉरबिड बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, इसलिए इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। हमारे 2004 से पहले जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उनको पेंशन है, 2004 के बाद एनपीएस आ गया, और पेंशन भी अभी नहीं है, रेगुलर पेंशन भी नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और एक क्या है कि आज की डेट में घर घर में लोन है, और एक इंटरेस्ट रेट ट्रैप में लोग फंसे हुए हैं कि लोगों के 2-2, 3-3 लोन चल रहे हैं, कार लोन, होम लोन, और वेकेशन के लिए लोगों ने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखे हैं। तो ये सब के लिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने लोन रीपे कर पाए, हम अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर पाए, और इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे डिफरेंट जितने फाइनेंशियल गोल्स हैं, टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन्वेस्टर हैज टू फुलफिल डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स, चाहे वो ड्रीम होम का है, रिटायरमेंट का है, मैरिज का है, आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, एजुकेशन गोल है, कार गोल है, वेकेशन गोल है। ये सारे गोल्स आप जब अचीव करने के काबिल हो जाते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। जब ये आप सारे गोल अचीव कर लेते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर पाते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि व्हाट्स योर रिटायरमेंट कॉर्पस फिगर, एक यूएस में रिसर्च हुई थी, तो यहाँ पे रिसर्च उन्होंने एक 25 का मल्टीप्लायर एक निकाला था, जो कि इंडिया को एप्लीकेबल एग्जैक्टली इंप्लीमेंट नहीं करता। आप जैसे मेरी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, इंडिया को वो 25 का मल्टीप्लायर नहीं एप्लीकेबल करता। 25 का मल्टीप्लायर क्या है कि जितना भी आपका मंथली जो आपका ईयरली जो आपका एक्सपेंस है, उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका ईयरली एक्सपेंस 12 लाख है, लाख रुपए महीना आपका खर्चा है, ठीक है। उस लाख रुपए के खर्चे को आपने साल का हो गया 12 लाख, 12 लाख को आपने 25 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिए। जिस 3 करोड़ का कॉर्पस है तो आप रिटायर हो सकते हैं। 3 करोड़ में के ऊपर फिर 4% का एक रूल है कि 3 करोड़ का आप 4% निकालेंगे तो 12 लाख दोबारा बन जाएगा। तो 3 करोड़ का आपने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको रिटर्न आ रही है, ठीक है। उस रिटर्न में से आप 4% निकालते जा रहे हैं, तो वो जो आपका कॉर्पस है, वो राइजिंग इन्फ्लेशन के साथ साथ वो कॉर्पस आपका 30 साल तक आपको सस्टेन करेगा। 30 साल तक की आपकी रिटायर्ड लाइफ को सस्टेन करेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो कम है, 2-3-4% के बीच में इन्फ्लेशन है, यहाँ पे हमारे 6-7% इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो वहां पे 4% इन्फ्लेशन के हिसाब से 25 का रूल का मल्टीप्लायर था। अगर आपको अपनी रिटायरमेंट कैलकुलेट करनी है, आपकी एज यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि रिटायरमेंट एज 30, 35, 40, 45, और ये आपका जो स्टैंडर्ड जो फायर नंबर है, जो इसको फायर को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, रिटायर अर्ली, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर इंडिया के हिसाब से जो एक स्टैंडर्ड जो इन्होंने निकाला है,
कि वो आप इसको यूएस के हिसाब से देखिए कि स्टैंडर्ड इन्होंने मल्टीप्लाई लगा कि अगर 30 साल के तो आपको 29 से मल्टीप्लाई करना है अपनी एनुअल एक्सपेंसेस को, 12 इंटू 29, ठीक है। अगर 35 साल है 12 इंटू 28, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एग्जाम्पल आपकी 85 है, तो अगर आप रिटायर्ड 30 पे होना चाहते हैं तो आपको 55 साल की आपकी एक रिटायरमेंट कॉर्पस आपको 55 साल के लिए चाहिए। अगर आप 35 पे रिटायर होना चाहते हैं तो आपको 50 साल के लिए कॉर्पस चाहिए। ऐसे नीचे आते आते अगर आप 50 साल पे रिटायर होना चाहते हैं तो आपको 35 ईयर्स के लिए आपको, अगर 85 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो 35 ईयर्स के लिए आपको रिटायरमेंट कॉर्पस आपको ये चाहिए। तो आइडियली इंडिया में अगर आप 50 साल पे रिटायर होना चाहते हैं तो 25 का मल्टीप्लायर है। उसके आगे है कि SWR, सेफ विड्रॉल रेट, आपने कितना परसेंट पैसा निकालना है अपने कॉर्पस में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर आप 50 पे रिटायर होते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली 4% का रेट निकल के आता है। अगर आप उसके लेट रिटायर होते हैं तो रेट आपका, आप उस ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, 4.5% भी पैसा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पोर्टफोलियो, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 3 करोड़ है, 3 करोड़ का 4% आप 12 लाख निकाल सकते हैं। और अगर आप 55 साल के तो 3 करोड़ का 4.5% निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हमने 85 ली है तो उसमें पेंडिंग 30 ईयर्स है। अगर आप 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हमने 85 ली है तो 25 साल आपको वो पैसा चाहिए। तो जितना आप लेट रिटायर होंगे उतना मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, जितना आप जल्दी रिटायर होंगे उतना मल्टीप्लायर आपका कम हो जाएगा सेफ विड्रॉल रेट का, जो ईयरली आप पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। तो आप मल्टीप्लायर पे अगर आए कि प्रपोज फायर नंबर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, जो प्रपोज फायर नंबर है वो अगर आप 30 साल पे रिटायर होने हैं तो आपको अपनी एनुअल एक्सपेंस का 35 मल्टीप्लायर बाय 35, इतना रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आप 40 पे रिटायर हो रहे हैं, 12 लाख आपका एनुअल एक्सपेंस है, इंटू 30, 3 करोड़ 60 लाख का आपको कॉर्पस चाहिए। अगर आप 50 पे रिटायर होते हैं, 12 लाख इंटू 25, 3 करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिए। अगर आप 60 पे रिटायर होते हैं, 12 लाख आपका एनुअल एक्सपेंस है, 12 लाख इंटू 20, 2 करोड़ 40 लाख का आपको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, जिसका 5% मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हैं हर साल। तो भी वो पैसा आपका नहीं खत्म होगा, आपको 25 ईयर्स आपको वो सस्टेन करेगा। तो ये एक थंब रूल है ये निकाले हुए, तो इंडिया के हिसाब से ये चार्ट है। तो अब आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा एनुअल एक्सपेंस आज की डेट में आपने देखना है कि आज की भी आपने अपनी रिटायरमेंट एज कैलकुलेट करनी है कि ये रिटायरमेंट एज का कॉलम चल रहा है जहां ये मेरा कर्सर है 30, 35, 40, कि आप कितनी एज पे रिटायर होना चाहते हैं। अगर आप 50 पे रिटायर होना चाहते हैं और आज आपका एनुअल एक्सपेंसेस 12 लाख है, 12 लाख इंटू आपका ये 25 का मल्टीप्लायर लगेगा, इसमें 24 है, वो प्रपोज नंबर है। आपने ये वाली एज लेनी है, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, और एक्सट्रीम राइट कॉर्नर आपने मल्टीप्लायर लेना है। ये आपकी रिटायरमेंट एज है, ये आपका मल्टीप्लायर है, और जो जितना भी आपका कॉर्पस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके एनुअल एक्सपेंस को ये राइट कॉर्नर से, तो उसके ऊपर आप ये परसेंटेज से आप पैसा निकाल सकते हैं कि कितना पैसा मैं आइडियली निकालूं। तो ये तो हो गया कि रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने का एक लेमैन फार्मूला, एक शॉर्टकट जो पूरी रिसर्च के बाद हमने निकाला है। तो यहां से आप रिटायरमेंट अपनी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आप अब अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे आप रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, या आप मुझे बता सकते हैं कि आप रिटायरमेंट कॉर्पस आपको कैलकुलेट करना आ गया इसमें, जैसे मैंने आपको समझाया। मुकुल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रिटायरमेंट कॉर्पस? हेलो सर, आ रही है आवाज सर आपकी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं अब? सनी जी है, ध्रुव है, क्या है, शुभकरण है, एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा कि अगर वो रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करना चाहे, अगर वो करना चाहे तो आपको कैलकुलेशन समझ आ गई है इसकी? सुमित जी हैं, सुमित जी आप बताना चाहेंगे? चलो, मुझे लगता है सबको समझ आ गया है कि कैसे सिंपल है। ये आपकी रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट एज के आपको फायर का आपने मल्टीप्लायर लगाना है, तो वो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आ गया, और ये आपने मल्टीप्लायर लगा रहा है कि आपको कितने परसेंट आप एनुअल पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। नाउ हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हमारा ये तीसरा है। हम दो टॉपिक अभी कवर कर चुके हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम
क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम का हमने अपना जो कॉर्पस है वो कैसे कैलकुलेट करना है। अब नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, थर्ड पार्ट, हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसमें क्या है कि बड़े सिंपल से स्टेप है, ये हमें सबको पता है, हमने कहीं सुने भी होंगे, नहीं तो आप इसको अच्छे एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आपको जल्दी स्टार्ट करना है। प्रोफाइल पता होना चाहिए, उस रिस्क प्रोफाइल के बाद आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स आपको प्लान करने हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, सेव नहीं करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग? डिफरेंस इन्वेस्टिंग और सेविंग में डिफरेंस ये है कि जब आप सेव करते हैं तो आपको रियल रिटर्न नहीं मिलती है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रियल रिटर्न मिलती है। सेविंग में आपको क्या है कि रियल रिटर्न क्या होती है कि द रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट माइनस टैक्सेस, माइनस टैक्सेस, माइनस इन्फ्लेशन। तो अगर आपको रिटर्न आ रही है 12% की और उसके ऊपर 1% टैक्स चले गया 11%, और इन्फ्लेशन आपकी आ रही है 5%, तो 11 माइनस 5 6% आपकी रियल रिटर्न है। आई रिपीट, 12% रिटर्न है, 1% टैक्स चले गया और 5% आपकी इन्फ्लेशन चलेगी, टोटल 6% चलेगा, तो 6% आपकी रियल रिटर्न है। लेकिन आपकी रिटर्न ही अगर 6% आ रही है और उसमें से 1% टैक्स चले गया और 5% इन्फ्लेशन चलेगी, तो आपकी रिटर्न जीरो है। वो सिर्फ आपको एक रिटर्न आपको दिख रही है, लेकिन वो रियल मायने में जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो नहीं बढ़ रही है। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है उतना ही पैसा आपका बढ़ता है, उसमें से टैक्स कट जाता है, तो फिर वो जीरो जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी लेकिन आपका कॉर्पस नहीं ग्रो करेगा, आप अमीर नहीं हो पाएंगे। तो आपको हमेशा रियल रिटर्न को फोकस करना है कि मेरी रियल रिटर्न कितनी है, रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्सेस। नेक्स्ट है कि आपको डिसिप्लिन एंड पेशेंस चाहिए। ये मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। डिसिप्लिन एंड पेशेंस से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बने रहना अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन आपको करनी है। कि एसेट एलोकेशन क्या है? इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। ये आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है या 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है या 50 लाख का पोर्टफोलियो है, उसको आपको डिवाइड करना है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में जिसको हम इक्विटी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में। ये एसेट एलोकेशन है। हम देखते हैं कि लोगों का बहुत सारा पैसा गोल्ड में है, या बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी में है, या बहुत सारा पैसा एफडी में है, या बहुत सारा पैसा इक्विटी में है। एसेट एलोकेशन नहीं है उनकी। तो आपको एसेट एलोकेशन करनी है कि मेरे को एक एवरेज रिटर्न बनती रहे, कभी गोल्ड में रिटर्न आ रही है, कभी प्रॉपर्टी में रिटर्न आ रही है, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है, और कभी इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिल रही है। तो इसको एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन को करना है, कहीं पे भी आपने ओवर नहीं जाना, अपने इक्विटी में ओवर नहीं जाना, एफडी बहुत सारा आपने एफडी नहीं करके रखनी, क्योंकि एफडी में अगर सारा पैसा रहेगा तो रिटर्न नहीं बनेगी, रियल रिटर्न नहीं आएगी। इक्विटी में सारा पैसा रहेगा तो थोड़ा रिस्क रहेगा कि वोलेटिलिटी रहेगी। गोल्ड में सारा पैसा रहेगा तो अभी 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 पिछले 1-2 साल से गोल्ड काफी अच्छा 3 साल से चल रहा है। कभी गोल्ड में अगर फॉर एग्जाम्पल रुक जाता है, तो अगर आपका अगर पैसा सारा गोल्ड में है तो गोल्ड में आपको आपका मतलब कि वो पैसा फिर आपको रिटर्न बननी बंद हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी में क्या है कि कई बार प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो आपको रिटर्न नहीं बनती है, या आपका पैसा कहीं लॉक इन पीरियड में हो जाता है या कैसे। तो आपको एसेट एलोकेशन रखनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। हमेशा अपने साथ एक साथी रखिए, एक एडवाइजर रखिए जो आपको हेल्प करेगा, आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा, बिकॉज इट इज अ टोटल प्रोफेशनल लाइन। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई लॉयर है, कोई आर्किटेक्ट है, तो ये भी एक प्रोफेशनल लाइन है। ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ एडवाइजर, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि वोलेटिलिटी के ऊपर भी मैंने काफी इसके ऊपर सर्च करी है और बहुत अच्छा मैं आपके साथ डेटा लेके आया हूँ। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा डेटा को आप प्लीज स्टडी कीजिए, डेटा को देखिए कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। अब इसके साथ ही मैं एक आपको मैं लाइव कैलकुलेशन पे इसमें लेके जाता हूँ। लाइव कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। दैट वुड बी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी अगर आज मैं आपके साथ लाइव कैलकुलेशन करता हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे।
मुकुल, माई स्क्रीन इज विजिबल? जी सर, दिख रहा है सर। हाँ, अभी मैं ना आपके साथ लाइव कैलकुलेटर है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का हमारे पास है कैलकुलेटर। मैं बिल्कुल रीजनेबल आपके साथ आज assumptions लूंगा, और आप उससे पहले कोई मेरे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? मैं जैसे अभी मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैलकुलेट करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक अलग अलग एज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल आज एक 25 साल या 30 साल का एक यंग लड़का या लड़की है, उसकी हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं, और एक रीजनेबल रिटर्न्स के साथ लेके, रीजनेबल असम्पशंस के साथ लेके मैं आपको आज दिखाऊंगा, और आपको आज मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो एनीबॉडी वॉलंटियर प्लीज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स जो मेरे को फिगर्स देना चाहेगा कि हम लमसम इन्वेस्टमेंट कितनी यहाँ पे डालें, मंथली सिप कितनी डालें। एनीबॉडी वॉलंटियर प्लीज। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स में से जुड़ना चाहता है तो वो हैंड रेस करे, हम उसको। ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज रहने वाली है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो काफी इसमें सीखने वाले हैं। हाँ जी, ध्रुव जी कह रहे हैं कि वो जुड़ना चाहेंगे, ध्रुव ध्रुव जी जी को। से एक ध्रुव जी को बोलिए कि अगर वो अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ध्रुव जी, मैंने आपको पैनलिस्ट का रिक्वेस्ट भेजा, वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो ऑन करना चाहें तो इट वुड बी ग्रेट, नहीं तो हम ऑडियो पे ही बात कर सकते हैं। तो ध्रुव जी, ध्रुव, आपको रिक्वेस्ट आ रही है स्टेज इनविटेशन की, वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आज एक इसके ऊपर हम केस स्टडीज करेंगे। अगले 10-15 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत मतलब कि आपको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैं अभी देने वाला हूं, और इतना इजी है आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना। मैं आपके साथ एक मतलब कि प्रॉमिस है मेरा कि अगले 15 मिनट में आपको दिखा दूंगा कितना इजी है इसको अचीव करना, क्योंकि इग्नोरेंस इज नो मोर अ ब्लिस। ठीक है, हम सिर्फ अंधकार में बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इसको अगले आधे घंटे के अंदर 10 मिनट 15 मिनट कैलकुलेशन करके, और अगले 15 मिनट के अंदर आधे घंटे के अंदर मैं आपको प्रूव करके जाऊंगा कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, और कितना इजी है, कितना सिस्टमेटिक है, कितना आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं। सर, एक यूजर कह रहे हैं कि वो चैट में लिख सकते हैं वो। सर, आप चैट में बता दीजिए सर, जो क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, मैं ये चैट में पूछता हूँ कि ध्रुव जी हैं लाइन पे? ध्रुव जी ने सर TSST। सर, आपका नेम क्या है? टी टेस्ट के नेम से आए हुए हैं। व्हाट इज योर नेम सर? सिंह साहब हैं जी। सर, सिंह साहब बताएंगे सर आपके क्वेश्चंस का जवाब। जैसे आज एक ना केस स्टडी करते हैं। मैं एक आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक केस में हम लें कि 25 ईयर का एक यंग कपल है, मैरिड है, 25-28 ईयर्स का। फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन, अगर फॉर एग्जांपल हम 25 साल ले लें, तो जिनकी नई नई शादी हुई है और या नया नया उन्होंने कमाना शुरू किया है, तो उनका एक कपल की एग्जांपल लेते हैं 25 या 30 की। तो उनके फॉर एग्जांपल उनकी शादी हुई है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो कुछ उनके पास फंड होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैलकुलेटर मैंने खोला हुआ है। तो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू मतलब कि वो कितनी लमसम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहेंगे। अब मुझे कोई फिगर दीजिए कि हम कितनी लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी डालें। 35,000 सर इन्होंने लिखा है। 35,000, ठीक है। और एसआईपी हम कितना डालें, वो मंथली कितना मतलब कि एसआईपी लगाएंगे, कितनी कितनी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करेंगे वो? 36,000 TSIP कह रहे हैं सर ये। 35,000 ही एसआईपी कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे हर साल इनकम बढ़ती है, एक्सपेंस बढ़ते हैं, तो हर साल एसआईपी भी हमें बढ़ानी होगी, नहीं तो हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनकम बढ़ जाती है, बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे इन्होंने बोला कि 5 लाख रुपया एफडी अराउंड है, तो हम ये लगा लेते हैं कि 5 लाख रुपया वो इसमें डाल रहे हैं लमसम में, 35,000 को एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, और तो हर साल हम कितने परसेंट से सिप बढ़ाएंगे? जैसे 35,000 है मंथ की सिप है, और 35,000 को हम कितने अमाउंट से हर साल बढ़ाएंगे परसेंटेज में? अगर मैं इसको 5% करूं तो ये 1750 रुपए बनते हैं। ठीक है, या 2% करूं तो 700 बनते हैं, 10% करूं तो आपके 3500 रुपया बनता है। तो हर 12 महीने बाद हम अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितना हम 5% इन्होंने बोला, तो इसको हम 5% ले लेते हैं। ठीक है,
रिटर्न जो है, रिटर्न में मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूँ। जो मार्केट में रिटर्न है वो मार्केट के एक रीजनेबल, अगर मैं रिटर्न आपको बताऊं, वो 12% आप इजीली अज्यूम कर सकते हैं। वो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि 12% मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। या आपको लगता है कि ज्यादा लेनी है या कम लेनी है? जो रिटर्न उनको अब इस जर्नी में आएगी, जो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आएगी, हम उसको एलोकेट करेंगे डिफरेंट एसेट्स में, इक्विटी में डालेंगे, डेट में डालेंगे, और अलग अलग जगह एज यू फील बेस्ट। ठीक है, चलो इसको मैं 12% ले लेता हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सिप हम कितना लें, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने उनकी एज ली 25, ठीक है, कि 25 साल है, 25 साल के हैं, तो फॉर एग्जांपल उनकी रिटायरमेंट हम, आप क्या कहते हैं कि वो कब रिटायर होना चाहते हैं? 35 पे, 40 पे, 50 पे, कितने पे रिटायर होना चाहते हैं? 60 60 पे। साल, 60 पे, ठीक है। अब वेटिंग पीरियड, फिर विड्रॉल, मतलब कि 60 साल के बाद कितनी देर बाद उनको पेंशन चाहिए? बीच में कोई वेटिंग पीरियड है? कोई जस्टिफिकेशन, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जैसे रिटायर होंगे उनको साथ में अपनी पेंशन चाहिए। आज वो एक यंग कपल है, उनके क्या मंथली एक्सपेंसेस हैं? इसको मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ। देखिए 30,000 बहुत कम है सिंह साहब, 30,000 में शायद आज की डेट में नहीं हो पाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसमें हेल्प करता हूँ थोड़ा, क्योंकि आप इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 5 लाख रुपए से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। फॉर एग्जांपल ये कि यंग कपल है, उनके पास उनके मतलब कि जैसे मम्मी पापा ने हेल्प करी, या उनके मैरिज के शगन आए हुए हैं, जो कुछ उनके पास पैसा, उन्होंने 5 लाख रुपया वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। ठीक है, और 35,000 की उन्होंने एसआईपी लगाई। ठीक है, और 5% का उन्होंने टॉपअप किया। हर साल वो 5% से एसआईपी को बढ़ाएंगे, 12% हमने रिटर्न दी। 60 साल तक वो मतलब कि आज वो फॉर एग्जाम्पल 35, आज वो 30 साल का कपल है, तो 60 साल तक वो 30 साल वो अपना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एसआईपी, हम इसको 30 ईयर्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी 30 साल तक वो, क्योंकि आज वो 30 साल उनकी एज है, तो 60 साल पे रिटायरमेंट, तो 30 साल वो अपनी एसआईपी चलाएंगे। 60 साल पे उनको पेंशन चाहिए। आज मंथली एक्सपेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल एक आज यंग कपल है, लाख रुपया मिनिमम हर कपल की इनकम है, मतलब कि एक टेक होम सैलरी लाख रुपया है। फॉर एग्जांपल इसमें से वो 35,000 रुपया एसआईपी लगा रहे हैं, तो 65,000 रुपया उनके पास बच गया। तो हम ये लगा लेते हैं कि 65,000 रुपया उनका मंथली खर्चा है। ठीक है, और इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास इंडिया में चलती है। और नंबर ऑफ एसडब्ल्यूपी हम लगा लेते हैं कि 30 साल, मैक्सिमम 30 साल, मतलब कि 60 साल के हैं तो 30 साल, 90 साल हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लेते हैं कि 30 साल उनको पेंशन चाहिए। ठीक है, और अगर हम एसडब्ल्यूपी में भी, अब इन्फ्लेशन क्या अप्रोक्सीमेटली 6-7% चलती है, तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा, जैसे इंडिया डेवलप होता जाएगा, इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। जब जब कंट्री डेवलप हो जाती है, तो आज से 30 साल बाद इंडिया वुड बी मच डेवलप्ड कंट्री एज कम्पेयर टू नाउ। तो इन्फ्लेशन हम 5% ले लेते हैं कि 5% उस टाइम इन्फ्लेशन चलेगी, और मैं 5% से अपनी पेंशन भी हर साल बढ़ाऊंगा, कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है। मेरी पेंशन भी हर साल 5% से बढ़नी चाहिए, जैसे मेरी सिप भी हर साल 5% से बढ़ रही है। और रिटर्न हम एक रीजनेबल 8% ले लेते हैं, कि अभी मेरे को रिटर्न 12% आएगी, लेकिन जो मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस है वो मैं एक बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, जिसमें क्या है कि मेरे को 8% तक रिटर्न आएगी, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना अपने कॉर्पस के साथ। तो आप ये देखिए कि इनका जो एक्सपेंस था 65,000 का, वो 30 साल बाद 3,73,000 का होने वाला। मंथली एक्सपेंसेस जो है 3,73,000 के होने वाले हैं। ठीक है, तो 3,74,000 से वो पेंशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3,74,000 से पेंशन स्टार्ट करेंगे। अभी 35,000 की, अभी ये इनका क्या है कि 5 लाख से इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, 5 लाख के बाद इन्होंने मंथली सिर्फ 35,000 स्टार्ट करी। ये मंथली सिर्फ इनकी ना हर साल, दिस इज अ ईयर कॉलम, हर साल इनकी ना एसआईपी बढ़ती गई। तो 30 साल में उनकी एसआईपी, जब वो 60 साल के हुए लास्ट ईयर में, उनकी एसआईपी है 1,44,000 की, 1,44,000 की उनकी मंथली एसआईपी है। तो ये हो सकता है, क्योंकि उनकी ऐसे, क्योंकि 30 साल में वो काफी ग्रो भी कर जाएंगे, काफी इनकम भी उनकी बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो 5% भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, 35,000, 36,000, 38,000, 40, 42, 44, 2-2 हजार करके हम इंक्रीज कर रहे हैं। आगे जाके फिर वो 3-3 हजार, 3-3, 4-4 हजार, यहाँ पे देखिए 4 हजार, मतलब हर साल 4-5 हजार ऐसे भी बढ़ा रहे हैं, जो कि एक रीजनेबल लग रहा है, फिजिबल लग रहा है। तो ये करके 5 लाख रुपए उन्होंने वन टाइम डाला उस, और उन्होंने अपनी ये एसआईपी 35,000 से स्टार्ट करके 5% से बढ़ा के 30 साल चलाई, तो उनका जो कॉर्पस है 12% पे, आप बिलीव कीजिए, दिस इज द फिगर, 17,86,00,000 रुपया वो जोड़ सकते हैं। 60 साल में उनकी जो रिटायरमेंट होगी 17-18 करोड़ के साथ होगी। दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कोई जादू नहीं है, ये मैजिक है। हमने बड़ी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ली है, हम इसको अभी चेंज भी करेंगे। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको हम ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ है। अभी मैं इसी प्लान को कंप्लीट करता हूँ।
5 लाख से उन्होंने स्टार्ट किया, 35,000 की एसआईपी है, 5% से बढ़ा रहे हैं, 12% की रिटर्न है, रीजनेबल रिटर्न है, हमने ज्यादा रिटर्न नहीं लिया है। 30 साल उन्होंने एसआईपी चलाई है और 65,000 उनका आज का खर्चा है, 6% की हमने इन्फ्लेशन ली है। 30 साल उन्होंने एसआईपी चलाई है, 30 साल ही उनको पेंशन चाहिए, 30 to 60, 60 to 90। और पेंशन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो 5% पे वो ऐसे अपने एसडब्ल्यूपी बढ़ाएंगे और 8% उनको रिटर्न उस टाइम आएगी। 17 करोड़ रुपए उन्होंने जोड़ लिया। फंड वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एसडब्ल्यूपी इज आपका 18 करोड़। फंड वैल्यू आपकी बिगिनिंग 17 करोड़ 86 लाख पे आपका रिटायर हो, 17 करोड़ 86 लाख से आपने विड्रॉ करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद आपने ये विड्रॉ करना शुरू किया, ये ईयर 1 है। ईयर 1 पे ईयर 30 तक आपने एसआईपी लगाई, ईयर 30, ये ईयर 30 हो गया आपका, ठीक है। आपका 17 करोड़ जुड़ गया। उसके बाद आपने 3,74,000, क्योंकि आज का आपका 65,000 का खर्चा 5% इन्फ्लेशन से मंथली खर्चा आपका 3,74,000 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एसडब्ल्यू अमाउंट है, ये मंथली आप इसका 3,74,000 आप इसको इसमें से आप विड्रॉ करेंगे, मंथली आप विड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसमें इसमें एक गुड थिंग क्या है कि आपको रिटर्न आएगी 17 करोड़ 86 लाख, या मोटा मोटा ईज ऑफ कम्युनिकेशन में 18 करोड़ की बात करूं, 18 करोड़ के ऊपर आपको 8% रिटर्न आएगी। और आप ईयरली निकालेंगे 3,74,000 इंटू 12, आप निकालेंगे 45 लाख रुपया। 45 लाख रुपया माइनस हो रहा है। अगर आप 17 करोड़ 86 लाख के ऊपर आप 8% की रिटर्न लगाते हैं तो आपको हर साल आता है 1 करोड़ 42 लाख रुपया, 1 करोड़ 43 लाख रुपया आपकी किटी में ऐड हो रहा है, और आप निकाल रहे हैं 45 लाख रुपया। तो क्या वो पैसा कभी खत्म होगा? कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये करते करते आपकी ये पेंशन बढ़ती जाएगी। ये मंथली पेंशन आप ये देखिए 15,39,000 है। ये एक्चुअल में उस टाइम खर्चा होने वाला है, क्योंकि आज से हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये है 90 ईयर्स पे, आज हम 30 साल के हैं। 60 साल बाद 60 साल की इन्फ्लेशन लगेगी तो मंथली खर्चा इतना होने वाला है। ये फिगर्स शायद आपको नहीं पता होंगी, ये फिगर्स आप नोट कीजिए, दीज आर द एक्चुअल फिगर्स। हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, 6% इन्फ्लेशन ले रहे हैं, 12% रिटर्न ले रहे हैं, 8% रिटर्न ले रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट 8% रिटर्न ले रहे हैं, प्री रिटायरमेंट 12% रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है। और 30 साल हम एसआईपी चला रहे हैं, 30 साल हम एसडब्ल्यूपी चला रहे हैं। और ये आपका इतना 90 साल के होने के बाद भी आपके अकाउंट में 90 करोड़ 76 लाख बचा होगा। शायद आपको ये फिगर्स पे बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये कंपाउंडिंग है, क्योंकि आप वहीं पे स्टोरी आपको शायद समझ आ जाएगी कि मैं 18 करोड़ के कॉर्पस से रिटायर हो रहा हूं और हर साल मैं 50-60 लाख रुपया निकाल रहा हूं। वो कॉर्पस कभी खत्म होगा? आप देखिए, आप 18 करोड़ से स्टार्ट हुए और पैसा आपने इतना निकालने के बाद भी आपकी जो आपने ये अपने बच्चों को लेगेसी छोड़ के आए गए है 90,76,000। और इसमें माइंड यू, इसमें मैंने पूरी इन्फ्लेशन एडजस्ट करी है। पहले मैंने अकोमोडेशन फेस जो है सिप वाला पीरियड 30 टू 60 में इन्फ्लेशन ली है 6%। उसके बाद इसको मैंने 60 टू 90 में भी इन्फ्लेशन ली है 6%। और इस कैलकुलेशन को हम वैलिडेट कर चुके हैं एक्सेल शीट के ऊपर, एक्सेल शीट के ऊपर ये कैलकुलेशंस वैलिडेटेड हैं, ठीक है। तो आप 90 करोड़ रुपया फिर भी जोड़ के जा रहे हैं। आज की डेट में जिनको समझ आ चुका है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। अब मार्केट में वोलेटिलिटी है, वो मेरा अगला चैप्टर है, उस पर मैं आऊंगा। अभी मैं इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी मैं फिगर चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं रिटर्न ना 6% कर देता हूँ कि मेरे को बाद में रिटर्न 6% आ रही है। 6% करने के बाद भी 37 करोड़ रुपया आपकी किटी में बचता है जब आप 90 हो जाते हैं। फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ एसडब्ल्यूपी टेन्योर, फंड वैल्यू 37 करोड़। यहाँ पे आप ये देखिए 37 करोड़ अभी भी है। अगर आप इसमें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम इसको पेंशन को कम कर लेते हैं, मैं कैसे समझाता हूँ। 30,000 की आपकी सिप, 1,000 रुपया डेली, सिंपल कैलकुलेशन, आपने 1,000 रुपया डेली का सेव करना है। डेली एसआईपी भी है, मंथली एसआईपी भी है, सब कुछ है। 1,000 रुपया डेली आपने सेव करना है। 30,000 की आपने एसआईपी लगाई है, 12% की रिटर्न है। रिटर्न बाद में हम आधी 6% कर लेते हैं, ठीक है। तो भी आपका 23 करोड़ रुपया यहाँ पे बचता है, ठीक है। 1,000 रुपया डेली एसआईपी से आपने स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ कि मेरे पास लमसम कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं लगाया लमसम, तो उसके बाद भी ये फिगर 15 करोड़ पे आ रही है। तो आपने देखा, ये कैलकुलेशन पे मैं सीधा 1,000 रुपया डेली पे आ गया, कुछ भी नहीं कर रहा और मैं नथिंग एल्स। 1,000 रुपीज डेली, 30,000 रुपया महीने का, ठीक है। यहाँ पे अगर रिटायरमेंट मंथली एक्सपेंस लाख रुपया कमा रहा था, यहाँ पे 70,000 रुपया मंथली एक्सपेंस में कर लेता हूँ। 70,000 रुपया मंथली एक्सपेंस कर लिया तो उसके बाद भी आपकी 10 करोड़ की वैल्यू बच गई।
दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखी है और आप उसको प्लानिंग को जी रहे हो, आप उस प्लानिंग के ऊपर चल रहे हो, यू आर एक्शन टेकर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं बेटर करता हूँ। इसको मैं बेटर करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख से कुछ ना कुछ लमसम हम जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं 3 लाख रुपए हमने लमसम डाला, उसके बाद क्या है कि बीच बीच में हम इसको लमसम डालते हैं कि हर साल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 लाख रुपया बीच में मैं लमसम डालता रहूंगा। दूसरे साल मैंने लमसम डाल दिया, ठीक है, तीसरे साल डाल दिया, चौथे साल डाल दिया, कुछ साल मैंने 2 लाख डाला, बीच में नहीं डाला, फिर मैं इस बीच में आके 3 लाख मैंने कभी डाल दिया, कभी मेरा बोनस आया, इंसेंटिव आया, कभी मेरे को कोई कहीं से गिफ्ट आया, फादर ने कुछ हेल्प करी, या कुछ मेरे को कोई और गेन हुआ, बीच में मैंने कभी 3 लाख डाल दिया। ठीक है, जब मेरी चल रही है, बीच में मैंने कभी 5 लाख डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे, जब आप यहाँ पे रिटायर हुए 30 साल पे, तो आपका 30 साल पे 17 करोड़ है। आपने यहाँ पे 5 करोड़ पे इकट्ठा निकाल लिया, आपने कोई घर ले लिया या कुछ कर लिया, 5 करोड़ इकट्ठा निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आपकी पेंशन भी चली आ रही है, उसके बाद भी आपने 50,82,000 रुपया आपका ईयर एंड पे है। आपने ये देखिए कि कितना पैसा डाला था, जैसे हमने पहले कैलकुलेशन करी थी, आपने 3 लाख शुरू में डाला, और ये 8 लाख, 8 लाख ये डाला, 8 और 3 11, 11 के बाद 12 लाख ये, 11 और 12 23, और 5 28 लाख रुपया डाला, और यहाँ पे आके आपने 5 करोड़ निकाल भी लिया, और 12 करोड़ से आपने स्टार्ट किया, और आपकी पेंशन जो है, आपका 70,000 का खर्चा था, पेंशन आपकी 4,03,000 से स्टार्ट हुई है। वो 4,03,000 की पेंशन आपकी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपका 50 लाख बच गया। अगर आप इसमें और कुछ करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें कम कर देता हूं, मैं लमसम वगैरह नहीं डाल रहा हूं इसमें। ठीक है, मतलब मैंने बहुत कम लमसम डाला है। ठीक है, और लेकिन मैं जो पेंशन है, जो अपनी आजकल तो बच्चों की बहुत अच्छी सैलरीज है, लाखों में इनके पैकेज है, 2-2 ढाई-ढाई लाख के, 1.5 लाख के बड़े आराम से पैकेज है। मैं इसको 50,000 से सिर्फ को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 50,000 से सिर्फ को मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 50,000 से सिर्फ को मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये फिगर कहाँ चलेगी, 68 करोड़ 82 लाख। सिर्फ ये 12% पे कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि टाइम इज द सेंस, टाइम इज मनी, टाइम इज कंपाउंडिंग। ठीक है, टाइम ही सब कुछ है, टाइम से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये आप सिर्फ टाइम दे रहे हैं। और इसमें क्या है कि हमने इसमें क्या किया कि पेंशन, इसमें मैंने कहा कि मैं 20 साल ही, मैं 30 से लेके 50 तक मैं सिप चलाऊंगा, 10 साल मैं सिप, 10 साल मैं सिप नहीं चलाऊंगा, 10 साल मैं लास्ट के नहीं चलाऊंगा। और ये जेस्टेशन पीरियड मैंने 10 साल डाल दिया कि मैं 30 से 50,000 की सिप चलाऊंगा 5% इंक्रीज से, और अगले 10 साल में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, कुछ लमसम नहीं, कुछ नहीं करूंगा, और फिर मैं 60 साल से पेंशन लेनी शुरू करूंगा। तो आप ये देखिए 50,000 की जो SIP है, वो लास्ट में 1.25 लाख पे पहुंच रही है, बड़ी रीजनेबल है। बड़े लोगों की आज की डेट में 1.5, 2-2 लाख की SIP है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1,26,000 आपका आ गया, किस मैक्सिमम सिप आई। ठीक है, और उसके बाद क्या कि ये 10 साल हमने कुछ नहीं किया, कुछ पैसा नहीं निकाला, कुछ नहीं विड्रॉ नहीं किया, तो ये 20 करोड़ 70 लाख रुपया हो गया। और इसके बाद मैंने इसको निकालना शुरू किया, तो उसके बाद, क्योंकि आप ये देखिए कि जब आपने इतना बड़ा कॉर्पस बना लेंगे ना, वो कभी आप खत्म कर ही नहीं सकते, वो बढ़ेगा ही। अब यहाँ पे मैं क्या है कि मैं यहाँ पे 10 करोड़ निकाल लेता हूँ, 10 करोड़ मैंने रिटायरमेंट पे निकाल लिया, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये पैसा आपका खत्म हो जाएगा 53 इयर्स पे, आज 33 है, 53 83 पे मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा 8 करोड़ कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, 8 करोड़ मैंने निकाला, तो ये पैसा आपका लास्ट में 88 ईयर्स तक चल गया। तो ये सारी कैलकुलेशन है, इसमें आप जो मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना, आपको स्टार्ट करना है। चाहे आप 30,000 से स्टार्ट कीजिए, 50,000 से स्टार्ट करिए, SIP को बढ़ाइए ना बढ़ाइए, बाद में सारी जर्नी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट। अभी ये तो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी। आपको ये कैलकुलेशन, आर यू विद मी, आपको ये कैलकुलेशन समझ आई? एनीबॉडी, इज इट पॉसिबल टू शो अगेन द पाथ ऑफ दिस कैलकुलेटर? ये सर ऑनलाइन, ये हमारे ये जो मेरे पास पेड कैलकुलेटर्स हैं, ये मतलब कि फ्री सोर्स में अवेलेबल नहीं है, ये पेड कैलकुलेटर्स है, जिसमें मैं कैलकुलेट करता हूँ मैं, और अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूँ जब उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो ये दिस इज नॉट अ फ्री सोर्स, ये हमारे पेड कैलकुलेटर है। लेकिन मैंने, अगर आप कोई कैलकुलेशन अपनी करवाना चाहते हैं, आप जहाँ पे एज 45 साल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, 35 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, या 50 साल पे आप लमसम डाल लीजिए, ऐसे एक और कैलकुलेशन में फॉर एग्जांपल करते हैं कि करंट पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल आपका, आपने 1 करोड़ रुपए डाला इसमें, या आपने 1 करोड़ डाला, SIP आपने कुछ नहीं डाली। ठीक है,
और यहाँ पे आपने जीरो कर दिया, नंबर ऑफ शिफ्ट भी आपने जीरो कर दिया, आपने 1 करोड़ से, और वेटिंग पीरियड बिफोर विड्रॉल भी आपने जीरो कर दिया। मंथली एक्सपेंस आपने यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद आपने 50,000 रुपया ले लिया हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि आप के बच्चे सेटल हो चुके हैं, एजुकेट हो चुके हैं, मैरिज हो चुका है, तो आप दोनों का 50,000 का खर्चा है, ठीक है। इन्फ्लेशन जैसे आज की बात करें, इन्फ्लेशन 6% है और आपको 30 साल के लिए पेंशन चाहिए, ठीक है। और रिटर्न जैसे अगर अगर हम करें तो मिनिमम टू मिनिमम हम 8 या 10%, 8% भी हम रिटर्न लेते हैं। 6% मैंने बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ले ली थी, क्योंकि एफडी वाली रिटर्न है, एफडी वाली रिटर्न तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो रियल रिटर्न नहीं है। मिनिमम 8% भी रिटर्न देता हूँ। तो ये पैसा आपका 1 करोड़ आपने डाला, तो ये आपका 1 करोड़ का पैसा ये आपका चला, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव वाला 24 साल पे, तो 23 साल आपका पैसा चल सकता है, क्योंकि आपने 1 करोड़ से स्टार्ट किया, 50,000 आपकी पेंशन है पर मंथ की, जो हर साल इंक्रीज होती जा रही है 5% से। तो 1 करोड़ से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में गवर्नमेंट सर्विस से जो लोग रिटायर होते हैं, 1.5 करोड़ रुपए आम मेरे पास केसेस आते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में भी हर जगह 1.5 करोड़ रुपए आम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 1.5 करोड़ रुपए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो 1.5 करोड़ के बाद ये देखिए वो 1.5 करोड़ रुपया 3 करोड़ 20 लाख बन जाता है, 3 करोड़ 20 लाख बन जाता है बढ़ के। तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर कोई अपनी कैलकुलेशन अभी मेरे से लाइव करवाना चाहता है, मतलब कि एक डमी केस बना के कि सर ऐसे करके वैसे करके, या मैं आपको अभी करके दे सकता हूँ, तो बहुत सिंपल है। अभी मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ। अभी मैं दोबारा अपने उस पे आ रहा हूँ, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि ये 12% रिटर्न क्यों आएगी और कैसे आएगी। 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ जी, मुकुल, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, आ रही है, स्क्रीन भी है वो। हाँ, मैं दोबारा प्रेजेंटेशन पे आ गया हूँ। तो ये था हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये हमारा थर्ड पार्ट खत्म हो गया। पहला हमने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। फटाफट समराइज कर देता हूँ। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इस करके हमें अपनी अरेंजमेंट खुद करना है। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ठीक है। इसलिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी अचीव करनी, अपनी क्रिएट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना जरूरी है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम को हमने अचीव कैसे करना है, स्टार्टिंग अर्ली अपना रिस्क प्रोफाइल को जानिए। रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, आपके कंसल्टेंट, आपका एडवाइजर रिस्क प्रोफाइल आपका करता है कि आप कंजर्वेटिव हैं, मॉडरेट हैं, अग्रेसिव हैं। आपके फाइनेंशियल गोल डिसाइड होते हैं, आपको इमरजेंसी फंड कितना चाहिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस कितनी चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कितनी चाहिए, और आपके गुड लोन कौन से हैं, बैड लोन कौन से हैं, कौन सा लोन कैसे पहले पे करना है, कौन सा लोन चलाना है, कौन सा लोन बंद करना है, ठीक है। सारी आपकी प्लानिंग आज की डेट में अवेलेबल है, ठीक है। बी अलर्ट, बी एजुकेटेड, ठीक है। इग्नोरेंस इज नो मोर अ ब्लिस। वो जमाना गया कि प्रोडक्ट सेलिंग का जमाना जा चुका है, आज सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का जमाना है। आज सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का जमाना है। जैसे वर्ल्ड ओवर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, वर्ल्ड ओवर जैसे फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन होती है, वर्ल्ड ओवर जैसे वेल्थ क्रिएट होती है, वर्ल्ड ओवर जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जाती है, वर्ल्ड ओवर जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग की जाती है। आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है। तो वो टाइम गया कि आप एलआईसी की पॉलिसी ले रहे हैं, पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं, एफडी में पैसा डाल रहे हैं। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन प्लानिंग से कीजिए, और ये देखिए कि मेरी रियल रिटर्न क्या बन रही है, मेरा रिस्क क्या है, रिस्क प्रोफाइल मेरा क्या है, और मेरी फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और मैं उनको कैसे अचीव कर सकता हूँ। एक प्लान बना के उसके ऊपर आप काम कीजिए। चाहे फिर उसके बाद आप पीपीएफ में पैसा डालिए, एफडी में डालिए, गोल्ड में डालिए, प्रॉपर्टी में डालिए, इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में डालिए। इसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। एसेट एलोकेशन कीजिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कीजिए। इन्वेस्ट कीजिए, सेव ना कीजिए। इन्वेस्टिंग इज व्हेन यू आर गेटिंग रियल रिटर्न, सेविंग व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रियल रिटर्न। रियल रिटर्न इज रिटर्न माइनस टैक्सेस माइनस इन्फ्लेशन। डिसिप्लिन एंड पेशेंस की ये जर्नी है। एसेट एलोकेशन मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल का मैंने आपको बता दिया, पोर्टफोलियो आपको बार बार रिव्यू करना है, ठीक है। ये तो हो गया एक, अभी तक जैसे मैं एक पॉजिटिव, एक ग्रीन सिनेरियो में आपके सामने मैं क्रिएट कर रहा था कि अभी तक हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है, ये मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने का कैलकुलेशन है, और ये क्या कहते हैं, ऐसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता हूँ 1,000 रुपया मंथ, 1,000 रुपया डेली एसआईपी से, ठीक है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि आप ये ध्यान रखना कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। आई रिपीट, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी,
ठीक है, इसमें आपको अपने इमोशंस पे ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। और ये जर्नी क्या है कि अगर 100 इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं 2% ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत आपके बाजार आपकी इम्तिहान बहुत लेता है। तो व्हाई पीपल फेल टू अचीव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिए। पहला कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है मंथली आपकी कंट्रीब्यूशन से, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है, फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, एसेट एलोकेशन करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा व्हाई पीपल फेल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। लैक ऑफ बजटिंग, हाई डेट, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली, बहुत ज्यादा उन्होंने लोन ले लिए हैं, ठीक है, बजटिंग उनकी नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। बेसिकली क्या है, हम इन चीजों को ना हल्के में लेते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते। हम ना मन में, मैंने देखा मिडिल क्लास फैमिली जो हमारे पास आती है, वो सोचती नहीं है इस तरफ कि ये तो पता नहीं अमीरों की बातें हैं, ये तो नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको करके दिखाया, 1000 रुपए डेली 30,000 से अगर आप टाइम देते हो, आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए, ठीक है, आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए जिनके पास टाइम है। अगर आप रिटायरमेंट के पास है तो आप उस पैसे को उस तरह से प्लान कीजिए कि मेरे को कितनी मंथली पेंशन चाहिए, कि मेरे को गवर्नमेंट की पेंशन आ रही है प्लस मेरे को एक एडिशनल पेंशन चाहिए, या मेरे को पीछे से पहले पेंशन नहीं है, प्राइमरी पेंशन नहीं है, मेरे को ये प्राइमरी पेंशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप सारा प्लान कर सकते हैं। तो लोग क्यों नहीं फ्रीडम ये अचीव कर पाते, वो मैं इसमें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, देखा देखी, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, फियर अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ पेशेंस है, ठीक है, ये जनरल सी बातें हैं। लेकिन इनको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है मैं आ रहा हूँ कि ये आपके पास मैंने एक सेंसेक्स का चार्ट मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ एन इन्वेस्टर हैज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मार्केट्स वोलेटिलिटी, अदरवाइज इट इज एन इम्पॉसिबल ड्रीम। अभी तक मैं यही सोच के बैठा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम पता नहीं किस चिड़िया का नाम है, ये कैसे अचीव होती है, ये होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, या ये तो पता नहीं कौन सी किताबी बातें हैं, अमीरों की बातें हैं। तो मैंने आपको बताया 1000 रुपए डेली से भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है एक यंग कपल, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। अब ये आपको मैं सारी चीजें अगले 10 मिनट में वो बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। उसका पहला सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग कारण है कि वी डोंट अंडरस्टैंड सम नेचर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ मार्केट्स। यहाँ पे मैंने ये सेंसेक्स का चार्ट लगाया 91 से लेके दिसंबर 2023 का। आप ये देखिए कि 1981 में 10 ग्राम गोल्ड 1800 रुपए का था, ठीक है, और 1 किलो चांदी 2700 रुपए की थी, और सेंसेक्स 170 रुपए पे था, 170 उसका जो उसकी सेंसेक्स की वैल्यू थी। जनवरी 2024 में 10 ग्राम गोल्ड 63,000 पे था, 1 केजी सिल्वर 75,000 पे थी, सेंसेक्स 72,000 पे था। सिंपल क्या है, आपने डिवाइड करना है, अगर गोल्ड की आपने लगाना है कि कितने गुना पैसा बनाया, 63,000 डिवाइडेड बाय 1800, तो ये है 35 गुना पैसा बनाया। आज वो फॉर एग्जांपल 1,45,000 रुपए है, डिवाइडेड बाय आपने किया 1800, ठीक है, जहां से गोल्ड स्टार्ट हुआ तो उसने 81 गुना पैसा बनाया। आज के अगर मैं रेट ले लूं 81 गुना उसने पैसा बनाया, ठीक है। सिल्वर ने 75,000 है, 75,000 है, 75,000 बाय 2700, 27x पैसा बनाया। आज फॉर एग्जांपल 2,25,000 2.5 लाख जितने पे भी है, फॉर एग्जांपल 2.5 लाख भी हम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2700, तो इसने आपका 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2700, इसने 93 टाइम्स पैसा बनाया। सेंसेक्स 170 से स्टार्ट होके 72,000 पे था, वो 23x पैसा बनाया, आज वो 84,000 पे है, ठीक है, 84,000 डिवाइडेड बाय 170, तो इसने बनाया 494 टाइम्स पैसा। तो दिस इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। कहीं पे 35 गुना पैसा बन रहा है, कहीं पे 27 गुना पैसा बन रहा है, कहीं पे 423 गुना पैसा बन रहा है। आज की डेट का भी मैंने कैलकुलेशन ले ली, 80-90 गुना पैसा बन रहा है, और 400-500 गुना पैसा बन रहा है। कारण उसका यही है कि गोल्ड एंड सिल्वर इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, वो उनका टाइम आता है, कभी वो चलते हैं, कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो चलते हैं, कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो माइनस भी जाते हैं। आज की डेट में हम ये मान के चलते हैं वो माइनस नहीं जाएंगे, कोई गोल्ड और सिल्वर की काफी डिमांड है, सिल्वर की इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, गवर्नमेंट्स भी गोल्ड को अकोमोडेट कर रही हैं, तो गोल्ड की डिमांड है, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर एट द एंड ऑफ द डे अ प्रोडक्ट, जबकि सेंसेक्स इज अ होल इकोनॉमी। उसमें कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, आपके अपनी जो आपकी इंडस्ट्री है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, वो कोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नवरत्न है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, इंटरनेशनल इक्विटी है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस। आपके जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया,
ठीक है। आपको अब इंडिया में इन्वेस्ट करना है एक प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या होता है, एफडी, पीपीएफ, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, ठीक है। जब आप इक्विटी मार्केट में आते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी, ऐसे फंड्स भी हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड के फंड्स भी हैं, सिल्वर के फंड्स भी हैं, थीमेटिक फंड्स भी हैं, अलग अलग थीम्स के फंड हैं, कोई आईटी सेक्टर का, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज का, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, कोई एग्रीकल्चर का, अलग अलग रूरल इंडिया के फंड्स हैं वहां पे, ठीक है। तो वो अकोमोलेशन है, इसलिए सेंसेक्स को कभी कोई बीट नहीं कर पाता, लेकिन आपको सिर्फ टाइम देना। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी आप टाइम देते हैं, गोल्ड खरीदते हैं तो भी आप टाइम देते हैं, एफडी आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप टाइम देते हैं, तो आपको इक्विटी मार्केट को भी टाइम देना है। और इक्विटी मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लास। तो पहला कारण ये हुआ मार्केट से डरना, मार्केट को ना समझना, मार्केट में इन्वेस्ट ना करना। ये अगले आने वाले, अब ये देखिए कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, मार्केट ऐसे चलती है, ये कोविड पीरियड है, ये ग्लोबल पेंडेमिक क्राइसिस है, जहां पे मार्केट चढ़ी। कोविड के बाद देखिए कितना मार्केट उसके बाद चढ़ी है। 2008 में ये सब प्राइम क्राइसिस आए थे, ठीक है। 2008 में यहाँ पे मार्केट, जहाँ पे मेरा कर्सर है, मार्केट गिरी, फिर ये दोबारा चढ़नी शुरू होगी, ठीक है। यहाँ पे ये अगर 2000 में मैं कहूँ, यहाँ पे वो टेक बबल आया था, तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे भी मार्केट कितनी स्लो हो गई थी, कितनी, मतलब कि ये डेड मार्केट थी इस टाइम पे। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ देखिए, बिकॉज दिस इज द इंडिया राइजिंग स्टोरी। इसमें हमने 2 प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन देख लिए, इसमें हमने कोविड देख लिया, इसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया, इसमें हमने कारगिल देख लिया, इसमें हमने सब प्राइम क्राइसिस देख लिया, इसमें हमने हर्षल मेहता देख लिया, इसमें हमने केतन पारख देख लिया, इसमें हमने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयां और सेशन और फ्रॉड और कोलगेट स्कैम, कितने स्कैम, सब कुछ देख लिया। बिकॉज इंडिया इज अ राइजिंग स्टोरी, ठीक है। इंडिया की जो कंजम्पशन है, 150 करोड़ की जो आबादी है, उसकी कंजम्पशन है, हर सेक्टर में डिमांड है, आपको रिटर्न आएगी आएगी। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, नहीं तो अमीर क्या है आज की डेट में, क्या रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास वहीं फंसा हुआ है, और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो आपको, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आपको आपके दिल को समझाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं। आपकी आंखें न्यूज़पेपर पे जा रही हैं, आपकी आंखें टीवी पे जा रही हैं, क्योंकि जहां पे आपकी आंखें जाएंगी वहीं आपका दिल जाएगा, वहीं आपका दिमाग जाएगा। आपने कोई न्यूज सुनी, न्यूज वो नहीं होती जो आपको दिखाई जाती है, न्यूज वो होती है जो आपसे छुपाई जाती है। जो गर्मा गर्म न्यूज है वो ही बिकेगी, गर्मा गर्म न्यूज ही दिखाई जाती है, डर बेचा जाता है, डर बिकता है, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट में इतना मंदा आने वाला, मार्केट में क्रैश होने वाली है, ये यूक्रेन रशिया हो गया, अमेरिका ने वियतनाम को एक्वायर कर लिया, वो ईरान के साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर में डिसऑर्डर है, यहाँ पे रिटर्न नहीं है, वहां पे इतना रिस्क है, आप कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाएंगे। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, तब आप 1000 रुपया डेली से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। अब इतनी ऊपर नीचे मार्केट है, इतनी वोलेटिलिटी के बाद आपको ये देखिए, अब ये मार्केट की जर्नी है। आपको मैं बताता हूँ कि ये देखिए, ये 91 से लेके 2025 की मार्केट ओपन है, हाई है, लो है। मेन मैं आपको बताता हूँ, 2000 में मार्केट देखिए 5200 पे थी, ये 6100 पे पहुंची मार्केट, ठीक है। सेंसेक्स पहुंचा, सेंसेक्स 6100 से गिर के 3400 पे चले गया, मतलब आधा रह गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आधा रह गया। और 2001 में ये 4400 से फिर 2600 पे गिर गया, ठीक है। फिर उसके बाद चढ़ा मार्केट, फिर ऊपर दोबारा चढ़ने लगी। 2008 में 21,000 से सेंसेक्स 1/3 60% मार्केट टूट गई थी, 7700 पे आ गया था, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, जो कोविड पीरियड है, 48,000 से सेंसेक्स 26,000 पे आ गया था, और बंद फिर 47,751 पे हुआ था। इस साल भी 15-16% की रिटर्न दी थी कोविड में भी मार्केट ने, ठीक है। तो मार्केट की नेचर है, मार्केट ऐसे चलेगी, क्योंकि मार्केट के ऊपर कई, उसमें मार्केट में सुपरस्टिशंस भी चलती है, मार्केट में अजम्पशंस भी चलती है, मार्केट में रूमर्स भी चलते हैं, मार्केट में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी चलते हैं, मार्केट में भेड़ चाल भी चलती है। तो मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अब ये देखिए कि ये सेंसेक्स की हिस्ट्री है, कि ये देखिए 79-80 में मार्केट ने ये रिटर्न दी, सेंसेक्स की ये मद की रिटर्न है। उसके बाद ये नेगेटिव फॉल आया, -2%। आप देखिए कि कभी 44% की रिटर्न दे रही है सेंसेक्स एक साल में, कभी 62 का दे रहा है, कभी -11%, -21%। ये 92-93 में -46%, ठीक है। जब भी माइनस हुई है, अगले साल में देखिए कितना राइज किया, -46 के बाद 65%, -21 के बाद 79%, -2 पॉइंट के बाद 15.99%। यहाँ पे मार्केट 33% की रिटर्न दी थी, फिर उसके बाद 27, -3, फिर ये -37 के बाद देखिए 80% मार्केट ने एक ही साल में रिटर्न दी, ठीक है। -10, 24, 18, -9,
नहीं 19-20 में -23, 20-21 में 68% की रिटर्न। तो मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर नीचे चलती है। मार्केट में आपको बने रहना है, जो टिकेगा वो पैसा बनाएगा, वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। अब ये देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि ये डेटा है 80 से लेके 2025 तक का। 36 आउट ऑफ 45 years ended with positive returns, but even these positive years had 10 to 20% intra year declines। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 1980 में 28% की रिटर्न आई, लेकिन उस साल के दौरान भी 10% मार्केट गिरी थी, फिर रिकवर करी। यहाँ पे आपकी -1% रिटर्न आई, 27% गिर के वो रिकवर करी थी, 30% गिर के रिकवर करके -16 पे बंद हुई, 26% गिर के रिकवर करके -20 पे बंद हुई, -47% होके रिकवर करके 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो कहने का मतलब मोटा मोटा 80% मार्केट राइज करी, -47 से 34% पे आई। यहाँ पे -17% रिटर्न पे बंद हुई, -35%। यहाँ पे -41 से -18 पे बंद हुई। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग टर्न, इसमें 36 आउट ऑफ 45 ईयर्स, सिर्फ ये नेगेटिव ईयर्स है, जहां पे रेड है ये नेगेटिव ईयर्स है। 36 out of 45 years ended with positive returns, but even these positive years had 10 to 20% year intra-year declines। आप ये देख रहे हैं कि इसमें आपकी मार्केट इतना डिक्लाइन करती है, फिर राइज करके पॉजिटिव पे बंद होती है। 36 साल पॉजिटिव बंद हुए हैं, लेकिन 36 साल में पॉजिटिव रिटर्न जब आई है, उन सालों में भी 10% से ज्यादा मार्केट गिरी है ड्यूरिंग दैट ईयर, और रिकवर करा और फिर पॉजिटिव उसने नेट रिटर्न दी है। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी बीच में एक क्वेश्चन आया, एनी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। सर, आपकी ये जो म्यूचुअल फंड है, हम इसको कहते हैं कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये मैं कहता हूं कि ये राजे का बेटा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन भी बहुत कम है। जितने भी आप अलग अलग स्कीम्स में आते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखो स्टॉक मार्केट में जाने के 3 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाइए, एक आप F&O के थ्रू जाइए, एक आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए। म्यूचुअल फंड एक सबसे सेफ रास्ता है, उसमें SIP भी अवेलेबल है, पेंशन भी अवेलेबल है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, पैसा आपका, मर्जी आपकी, सिंपल। ये आपका एसेट है। जैसे आप लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक की टर्म एंड कंडीशन चलती हैं, आपकी नहीं चलती। तब वो आपको लोन देते हैं जब आप सारी कंडीशन पे साइन करते हैं। तो ये आपका पैसा, इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप अपनी पेंशन प्लान कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, इसके पीछे सरकार का हाथ है। जैसे FD होती है, PPF होता है, म्यूचुअल फंड के पीछे सरकार का हाथ है। आप एक वेबसाइट है म्यूचुअल फंड सही है .com, वहां पे आप जाके देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वीडियो देखिए कि वो उसको कितना सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें टैक्सेशन भी मिनिमम है, तो अगर टैक्स फ्री आपको रिटर्न चाहिए तो इसमें टैक्सेशन मिनिमम टू मिनिमम है। ये स्लैब रेट की टैक्सेशन नहीं है, इसमें टैक्स बहुत कम होता है म्यूचुअल फंड में। वो 1-to-1 सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। इस सब के बाद भी ये देखिए कि आपको मैंने ये इतना अप हेवल दिखाया, इतना मतलब कि इसमें फ्लेक्स वोलेटिलिटी है। 1979 से लेके मार्च 2025 का डेटा, अगर 100 रुपए पे सेंसेक्स था, 2025 में 77,000 पे था, आज 84,000 पे है। तो 100, उस टाइम किसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आज उसकी वैल्यू 7,74,000 है। ठीक है, 7 करोड़ 74 लाख है। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी, सॉरी। तो ये देखिए, सेंसेक्स ने 46 ईयर्स के ईयर टू ईयर 15.5% की रिटर्न ली है। ठीक है, अब आप ये मुझे बताइए कि मैंने 12% रिटर्न ली थी वहां पे आपके सामने जब मैंने कैलकुलेशन करी थी, और इंडिया इज अ राइजिंग स्टोरी। अब इस पे मैं प्लीज पार्टिसिपेशन चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई चाहूंगा, जो जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि इंडिया ने पीछे 15.5% रिटर्न दिया है सारी वोलेटिलिटी के बाद। ये 46 ईयर्स का डेटा, 15.5% एवरेज रिटर्न निकली, लेकिन रिटर्न कैसे निकली है, कभी माइनस कभी प्लस, वो हमने सारा देखा। तो आप मुझे प्लीज एक चीज बताइए, जहां पे मैं सबसे एक रिप्लाई चाहूंगा, कि आपको क्या लगता है, इंडिया पास्ट में ज्यादा ग्रो किया था कि फ्यूचर में ज्यादा ग्रो करेगा? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। आप मेरे को बोल के भी बता सकते हैं, अगर कोई जवाब देगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे इंटरेक्टिव बनेगा सेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूं, तो अगर कोई पार्टिसिपेट करे, कोई रिप्लाई देना चाहे, तो फ्यूचर ही जवाब आ रहा है, बड़े सारे लोगों का फ्यूचर जवाब आ रहा है। तो आप ये मानते हैं कि फ्यूचर में ज्यादा ग्रो करेगा तो इतनी रिटर्न बनेगी, इतनी रिटर्न बनेगी, यस और नो? 15.5% की रिटर्न आएगी। अगर पीछे 15.5% की रिटर्न आई, तो आगे भी 15.5% की रिटर्न आएगी। प्लीज यस और नो?
कोई नो है तो बताएं, अगर कोई यस है तो बताएं। सनी जी कह रहे हैं यस, मंगिंदर जी कह रहे हैं यस, शुभकरण कह रहे हैं यस। और कोई रिप्लाई? देखिए, जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को ये ज्ञान समझ आएगा, उन्हीं को मजा आएगा, वही इसको बाद में याद रख पाएंगे। ठीक है। अब आपने बोला कि हाँ 15.5% की रिटर्न आएगी, तो मैंने कितनी रिटर्न ली थी कैलकुलेशन में? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। मैंने प्री रिटायरमेंट पीरियड में अकोमोडेशन फेज में कितनी रिटर्न ली थी? कोई भी रिप्लाई करना चाहता है प्लीज रेस हैंड, तो मुकुल जी उनको उस पे ले आएंगे, स्क्रीन पे ले आएंगे, मतलब उनको अलाउ कर देंगे। मुकुल जी, आप सभी का ऑडियो ऑन कर दीजिए अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो। सर एनेबल्ड है वो रिक्वेस्ट भेज के करवा सकते हैं अपना। अच्छा, तो उसको ऑटोमेटिक आप अगर आप सभी को अलाउ कर दो तो लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन। सर वो ऐसे नहीं होगा, वो ये वेबिनार नहीं है ना, 1-to-1 वाला के लिए करना पड़ेगा। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन एज अ पैनलिस्ट कैन रेज द हैंड एंड आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन। कोई भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे अपना प्लान डिस्कस कर लें, अभी हम ऑनलाइन है, अभी हम फ्री में किसी का कोई चार्ज नहीं कर रहे, कोई अपनी कैलकुलेशन करवाना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहता है, आप कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, तो आप मैंने कितनी रिटर्न ली थी, कितने परसेंटेज रिटर्न ली थी प्री रिटायरमेंट पीरियड, जब मैंने कैलकुलेशन में कर रहा था, जब मैं आपको वो सारी कैलकुलेशन बना के बता रहा था, जब हमने लमसम 3 लाख लिया था, 30,000 की एसआईपी ली थी, किसी को याद होगा प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, कितनी परसेंट रिटर्न ली थी मैंने? एनीबॉडी प्लीज। 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सनी, शुभकरण, मंगविंदर। किसी को याद होगा कितने परसेंट रिटर्न ली थी मैंने? 12%। सनी जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, 12% मैंने रिटर्न ली थी। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि इंडिया फ्यूचर में ज्यादा ग्रो करेगा, आप लोग ये मेरे साथ सहमत हैं कि 15.5% की रिटर्न आ सकती है, और मैंने 12% की रिटर्न ली। तो आप ये मान रहे हैं कि हम रियलिस्टिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम कहीं पे वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम कोई फेक फिगर्स ले रहे हैं, हम फैक्ट्स के एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि 15.5% की रिटर्न आएगी, लेकिन हम 12% पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कंजर्वेटिव कर रहे हैं कि वो बेयर मिनिमम की हमारी कैलकुलेशन होगी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब जैसे ये हो गया, तो अभी क्या है कि अब एसेट एलोकेशन के ऊपर मैं आ गया। मैं किसी को अच्छा नहीं कहूंगा, किसी को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन क्या है कि एलआईसी के हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंड है, इंडिया में पीपीएफ का बहुत ट्रेंड है। मैं सभी का आज रिसर्च लेके आया, सभी का मैंने यहाँ पे सारा कंपैरिजन डेटा डाला है। जो एलआईसी का हिस्टोरिक बोनस है 42 इयर्स का 4.81% है। ठीक है। इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन इंडिया की 6% है, और मेरी लाइफस्टाइल खर्चे भी है, मेरा घर की इन्फ्लेशन 8% के आसपास चली जाती है लाइफस्टाइल की। तो ये नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, ये नेगेटिव रिटर्न है 4.81%। अगर मैं एलआईसी मोटी मोटी एलआईसी लेके बैठा हूं, तो आप ये देखिए कि एलआईसी का जो बोनस चार्ट है, ठीक है, 4.81% की रिटर्न है, और उसके बाद लॉक इन पीरियड भी है, आपको पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इंश्योरेंस सिर्फ आपने टर्म इंश्योरेंस कराई है, आजकल तो टर्म इंश्योरेंस भी इतनी ब्यूटीफुल आ गई, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और उसके ऊपर भी वेल्थ क्रिएशन के उसके ऊपर टॉप अप्स आ गए, बहुत कुछ आ गया है। तो आजकल तो मार्केट बहुत इनोवेट हो चुकी है। यू शुड बी अलर्ट ओनली, ऐसे किसी के कहने को कि आपके हार्ड एंड मनी है, कि ब्रदर ने कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, उनके कहने पे वो प्रोडक्ट ले लिया, और हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। और जब मैंने देखा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम उसके ऊपर टाइम ही नहीं लगाते, और ध्यान ही नहीं देते, हमें वो बड़ी टेंशन, बड़ा स्ट्रेस लगता है। चलो यार, ये कह रहा है, ये इंश्योरेंस में डील करता है, इससे कर लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड डील करता है, जैसे ये कह रहे हैं वो कर रहे, ना अपना नीड एनालिसिस किया, ना अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करी, ना चेक किया कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, और क्या मैं अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकता हूँ। अभी क्या है कि ये एलआईसी के बोनस है जी, एलआईसी के ट्रेडेस लेटेस्ट मैं सर्च लेके आया हूँ, जो 2026 के बोनस है। अलग अलग प्लान है, ये न्यू एंडोमेंट प्लान है, न्यू जीवन आनंद है, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, अमृत बल, बीमा ज्योति, किसी का भी जो बोनस है ना, मैक्सिमम बोनस 5.8% है, और मिनिमम बोनस 3% है। 3% से लेके 6.2% मैक्सिमम बोनस, यहाँ पे 6.2 भी आ रहा है। 3 से लेके 6% का बोनस दे रही है एलआईसी 2026 में। पिछले 42 साल का डेटा 5% का बोनस, अप्रोक्सीमेटली 5-6% का बोनस है। अगर हम इन्हीं चीजों में रहेंगे, तो हमारी वेल्थ नहीं क्रिएट हो सकती, हमें दूसरी चीजों पे आना पड़ेगा। जमाना बदल रहा है, जमाना एआई पे चले गया, ईवी व्हीकल पे चले गया। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल, मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट भी, मैं तो इसको सेविंग करता हूं, क्योंकि ये रियल रिटर्न नहीं मुझे दे रहा है। Anything which is not giving you real return is a saving. Anything which is giving you a real return is a investment. Now, real return depends on your risk profile and your lifestyle expenses. कि आपकी घर की इन्फ्लेशन कितनी है, और आप किस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका टैक्स स्लैब आपकी कितनी है। तो अपनी रियल रिटर्न सभी की सब्जेक्टिव होती है। तो ये तो मेरे लिए सेविंग है, और मेरे को रियल रिटर्न नहीं है। मैं पीपीएफ पे आता हूँ। पीपीएफ की जो एवरेज जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। नो डाउट की
ये दोनों टैक्स फ्री हैं, इनके ऊपर टैक्स लगा के इसको टॉप अप करके 7 को 9 पे ले जाओ, इसको टॉप अप करके 5 को 7 पे ले जाओ, 7-9% का इसमें रिटर्न है। और इन्फ्लेशन मेरी अगर 6% है तो 2-3% का मेरे को सिर्फ अल्फा जनरेट हो रहा है, 2-3% मेरी रिटर्न है। तो आपको एसेट एलोकेशन करनी है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसे होता है कि जैसे एक स्नोबॉल होती है, बर्फ का गोला होता है, वो जैसे जैसे आगे चलता रहता है बड़ा होता जाता है। तो जस्ट दिस इज अ कंपाउंडिंग। आप ये ध्यान में रखना, मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ किस किन कारणों की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हम मार्केट पे विश्वास नहीं करते, मार्केट से डरते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी से डरते हैं, हम ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या LIC PPF में रखते हैं, कंपाउंडिंग को हम नहीं समझते। स्लो ये स्मॉल अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम इज इक्वल टू बिग वेल्थ। अमाउंट छोटा हुआ, जैसे आपने मैंने बोला 1000 रुपया मंथली SIP, आप 1000 रुपये मंथली SIP कुछ नहीं है, आप में से बड़े सारे लोग हैं जो लाख लाख रुपए की SIP लगा सकते हैं। देखिए आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका टाइम कितना है। जितना ज्यादा टाइम है आप कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जितना कम टाइम है आपको ज्यादा अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास अमाउंट भी बड़ा है और आपका टाइम भी बड़ा है तो देन स्काई इज द लिमिट। आपको कोई अमीर होने से, फाइनेंशियली फ्री होने से कोई रोक ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में आज की डेट में पैसे पे पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं रह गया जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम ये हमारे दिमाग में जो होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, जब हम सोचते ही नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चले जाती, ठीक है। आपके आंखें बंद करने से, आपके इग्नोर करने से, आपके ना समझने से, आपके एक्शन ना लेने से, आपको अपने आप को चेंज ना करने से फाइनेंशियल फ्रीडम की रिक्वायरमेंट आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। कंपाउंडिंग को समझिए। जब हम कंपाउंडिंग को नहीं समझते तब हम FD में बैठे रहते हैं और बाकी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट में बैठे रहते हैं, या हम एसेट एलोकेशन नहीं करते, ठीक है। कंपाउंडिंग के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। He who understand it earns it, he who doesn't pays it, ठीक है। जो नहीं अंडरस्टैंड करते वो लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव में लोन पे लोन, बैड लोन, गुड लोन, वहां पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और जो समझते हैं उन्होंने अपनी लाइफ को एक पेशेंस डिसिप्लिन से, एक सिस्टम से चलाया है और 10-15 साल में वेल्थ क्रिएट करी है। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया है। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने कुछ करा और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी अचीव करी और अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर किया। ये बड़ी एक यूनिक कैलकुलेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि FD में क्या पोजीशन है आज की डेट में। फॉर एग्जांपल आज मेरी 1 करोड़ की FD है, रिटर्न 7% है, ठीक है, और 6 साल का टेन्योर है। 6 साल बाद वो FD की वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाएगी, 1,51,64,000, ठीक है। लेकिन मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, अमूमन हम 30% सारे टैक्स ब्रैकेट में है। तो 30% उसमें से टैक्स आपका TDS हर साल कटेगा ही कटेगा, चाहे आप उस FD को यूज करो ना करो। वो FD जब आपकी रिन्यू होगी, हर साल आपका इंटरेस्ट के ऊपर TDS कटेगा, चाहे आप FD को अकाउंट में लो, चाहे उसको रिन्यू करो, क्रू करो, चाहे पेड करो, TDS आपका कटना ही कटना है। इंटरेस्ट उसका टैक्सेबल है ही है। तो आपका 30% टैक्स कट गया तो 4.9% रिटर्न आपको नेट मिल रही है, ठीक है। और 4.9% पे आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, 7% पे आपकी कंपाउंडिंग नहीं हो रही क्योंकि बाकी TDS कट रहा है आपका। तो 6 साल में जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो आपको TDS काट के, टैक्स काट के 1,34,00,000 रुपए आपको मिली। अब नेक्स्ट है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन 6% है और आपको नेट कंपाउंडिंग 4.9% पे आपके इंटरेस्ट हो रहा है, तो -1.10% की रिटर्न है। तो पैसा दिखने में 1,51,00,000 बना, हाथ में 1,34,00,000 आया, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सिर्फ 94 लाख रह जाती है, रह गई है। क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से नीचे आपका पैसा बन रहा है। अगर आपने 6 साल बाद 100 रुपए की चीज लेने गए तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल 106 की होगी, तो लेकिन आपकी जेब में 94 रुपीज है। कहने को तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर 94 रुपीज है। तो ये है बनती है FD की पोजीशन कि हमें दिखता है कि एक 100 का 151 मिला, हाथ में 134 आया, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर वो 94 रहेगी, क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ रियल रिटर्न है वो हमारी रिटर्न इन्फ्लेशन से नीचे है, तो हमारी नेगेटिव रियल रिटर्न है, ठीक है। अब एक चीज और बड़ी यूनिक आपके साथ मैं लेके आया हूं कि इसमें आप ये देखिए कि आप एक बैंक में 2 काउंटर है, एक डिपॉजिट, एक FD का काउंटर है, एक डेट फंड्स का काउंटर है। ये चीजें हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी वजह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाते। आपने बैंक में फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ के ऊपर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ पे कैलकुलेट कर लो, 10 लाख पे कैलकुलेट कर लो। 10 करोड़ की आपने FD करी, 20 साल का टेन्योर, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वैसे तो 20 साल के लिए 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी कोई बैंक देता नहीं आज के टाइम में, क्योंकि रेट्स लगातार रिड्यूस हो रहे हैं। तो 20 साल के लिए आपको 7% का रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हमने ले लिया कि फॉर एग्जाम्पल 20 साल पहले FD करी थी और आज वो मैच्योर हुई है, तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 30% उसमें हम टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपका 10 करोड़ की वैल्यू 26 करोड़ 48 लाख आपकी बन गई,
ठीक है। तो 26 करोड़ 48 लाख रुपए आपका 10 करोड़ का वैल्यू बना। अब उसी बैंक में आपके पास बैंकिंग की ऐप है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई भी बैंक है, उसी बैंक का म्यूचुअल फंड भी है। ठीक है। तो मैं इसको ये कहता हूं कि ये ब्रॉन्ज मेडल है, ये सिल्वर मेडल है, ये गोल्ड मेडल है। तो ब्रॉन्ज मेडल में क्या हुआ कि 10 करोड़ की आपकी वैल्यू बनी 26 करोड़। ठीक है। ये बड़ा ध्यान से आप इस कंसेप्ट को देखिएगा। अब उसी एसबीआई का, उसी आईसीआईसी का, एचडीएफसी का डेट म्यूचुअल फंड भी है जिसमें आपने 10 करोड़ निकाला, उसमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% का। ठीक है। सेम टेन्योर 20 इयर्स का, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स उसी बैंक का प्रोडक्ट है, एक काउंटर लग गया, एक काउंटर लग गया, वही सिक्योरिटी, वही सब कुछ, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें 10 करोड़ की वैल्यू आपकी 38 करोड़ 70 लाख बनी। 38 करोड़ 70 लाख में 28 करोड़ आपका 70 लाख गेन आया। ठीक है। उस गेन में से आपका क्या है कि आपका ये 30% आपका टैक्स कटा, टैक्स ब्रैकेट भी सेम है। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हर साल टैक्स कटेगा। यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड है, टर्मिनल ईयर में, ईयर ऑफ रिडम्पशन में टैक्स कटेगा सिर्फ, हर साल टैक्स नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड में आपको पता है जब आप रिडम्पशन लेते हैं तभी टैक्स है। अगर आप 5 साल रिडम्पशन नहीं लिए तो आपको 5 साल टैक्स नहीं लगेगा, आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। छठे साल आपने रिडम्पशन ली तो रिडम्पशन के इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन ही आपको सिर्फ टैक्स देना है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने यहाँ पे 30% टैक्स, 7% रेट इंटरेस्ट रेट, 30% आपका टैक्स रेट आपने हर साल यहाँ पे दिया। यहाँ पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, 30% टैक्स सेम, लेकिन सिर्फ रिडम्पशन की ईयर में दिया। तो आपने यहाँ पे 28 करोड़ के गेन के ऊपर 8 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स दिया, और आपकी जो वैल्यू है, नेट वैल्यू आपके हाथ में है 30 करोड़। तो 4 करोड़ का यहीं पे फर्क पड़ गया। नाउ कमिंग टू गोल्ड मेडल, उसी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स होते हैं इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड, उसमें भी वही 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ये देखिए कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम रिटर्न आ गया आपको, वही 20 साल 10 करोड़ की आपकी 7%, उसमें भी फ्यूचर वैल्यू सेम 38 करोड़ 69 लाख, 38 करोड़ 69, गेन आपका वही सेम बना 28 करोड़ 69 लाख, 28 करोड़ 69 लाख। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टर्मिनल ईयर में 30% टैक्स था, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, ये भी म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, ये डेट का प्रोडक्ट है, इसमें डेट में 30% टैक्स है टर्मिनल ईयर में, रिडम्पशन ईयर में। इसमें रिडम्पशन ईयर में टैक्स 12.5% है, क्योंकि ये इक्विटी का प्रोडक्ट है, आर्बिट्राज का प्रोडक्ट है। आर्बिट्राज होता है कि इन्होंने स्टॉक्स खरीदे भी हुए हैं, साथ के साथ बेचे भी हुए हैं, तो रिस्क को आपने जीरो किया हुआ है। जो इनका पास पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, इसको हम आर्बिट्राज कहते हैं, कि इन्होंने वो स्टॉक खरीदे, 110 रुपए के स्टॉक खरीदे और 112 रुपए के बेच दिए। तो वो इक्विटी में खेले ही नहीं, वो रिस्क पे खेले नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट इन कैश किया, चीज खरीदी साथ की साथ ही बेच दी, 2 रुपए का उन्होंने कमाया। इस करके इसमें रिटर्न 12 15 18% नहीं आती, इसमें रिटर्न 7% आती है। तो सेम उतनी की रिटर्न आती है, लेकिन इन पे टैक्सेशन इक्विटी की लगती है, क्योंकि ये इक्विटी आर्बिट्राज के प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपने 30% पे ऊपर 30% टैक्स दिया हर साल 7% रिटर्न पे। यहाँ पे आपने ईयर ऑफ रिडम्पशन पे 30% टैक्स दिया 7% रिटर्न पे। यहाँ पे आपने ईयर ऑफ रिडम्पशन पे 12.5% टैक्स दिया 7% रिटर्न पे। यहाँ पे आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है 26 करोड़ 48 लाख है, यहाँ पे 30 करोड़ 8 लाख है, यहाँ पे 35 करोड़ 11 लाख है। तो यहां से यहां पहुंचने में ही आपने 9-10 करोड़ रुपया कमा लिया बिना कुछ किए, जस्ट एज ए नॉलेजेबल इन्वेस्टर, जैसे अनलाइटन इन्वेस्टमेंट, जस्ट एज ए अलर्ट इन्वेस्टर। तो ये फर्क होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। ये कारण है जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाते, 9-10 करोड़ का फर्क पड़ रहा है। तो हम उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किसकी वजह से हम रिटायरमेंट नहीं कर पाते। अब बड़े फाइनेंशियल रूल है, नाउ आई एम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द माय दिस प्रेजेंटेशन। रूल ऑफ 72 है कि कितनी देर में पैसा मेरा डबल होता है। 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अगर 2% आपको रिटर्न आ रही है, आपका 36 साल में पैसा, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख लगाया, वो 10 लाख कितने साल में होगा? अगर 2% रिटर्न है 36 साल लग जाएंगे। अगर 4% वाला बोनस है एलआईसी का, तो 18 साल में वो पैसा डबल होगा। अगर 8% है पीपीएफ वाला, 7% या उसको 8% मान लो, तो 9 इयर्स में होगा। अगर 12% है म्यूचुअल फंड वाला या स्टॉक मार्केट वाला, जो 15-16% आ रहा है, हमने 12% पे कैलकुलेट किया, 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 5 लाख का 10 लाख 6 साल में हो जाएगा। ठीक है। 15% आ रही है तो 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पेशेंस एंड डिसिप्लिन चाहिए, अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हुए। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि मेरी आंखें कहाँ जा रही है, जहां आंखें जाएंगी वहां दिल दिमाग जाएगा, दिल डरेगा, दिमाग पैनिक करेगा, आप डिसीजन लोगे, आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, सेल कर दोगे, लॉस बुक कर लोगे। उसके बाद स्टोरी क्या होती है, अंगूर खट्टे हैं, कि ये तो सब जुआ है, जुआ किसी का नहीं हुआ, ये वो फलाना ढिमका बातें। जितनी आप ज्यादा न्यूज देखोगे, जितना अपने पोर्टफोलियो को बार बार दोबारा डेली चेक करोगे, आपको बने रहना है। रूल ऑफ 72 को आप याद रखिए कि जो भी मेरा पैसा कितनी देर में डबल होगा, जो भी मेरे को रिटर्न आ रही है 72 डिवाइड बाय, मतलब ये डेली के रूल्स हैं। अगर आप इन चीजों को सीख लेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये रूल ऑफ 70 है कि कितनी देर में मेरे पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। ये रूल ऑफ 70 है, ये लेमन रूल है, ये रिसर्च के बाद ये रूल निकले। आप शायद कुछ लोग रूल्स को जानते भी होंगे। तो अगर 2% की इन्फ्लेशन है तो 35 साल में पैसे की वैल्यू डबल रह जाएगी। जैसे 5 लाख का 10 लाख हुआ तो 5 लाख का
2,35,000 में रह जाएगा। अगर आपकी घर की इन्फ्लेशन 8% है और आज आपके पास 1 करोड़ है और 8% आपकी घर की इन्फ्लेशन है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को मिला के, तो 9 साल में उसकी वैल्यू 50 लाख रह जाएगी। मींस उसकी जो परचेजिंग पावर है, अगर वो पैसा पड़ा रहेगा, अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं होगा, पड़ा पड़ा उसकी परचेजिंग पावर 1 करोड़ की 50 लाख रह जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पैसे को काम पे लगाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब बनती है व्हेन योर मनी इज वर्किंग फॉर यू, व्हेन यू आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन योर मनी। अगर आपने, जैसे मैंने कॉम्बिनेशन फेज बनाया था, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 25 साल का एक यंग है बच्चा, उसने 25 साल अपनी एसआईपी लगाई, वो है अकोमोडेशन फेज, उसने पैसे के लिए काम किया। अब पैसे के काम करने की बारी है, 50 साल से लेके 80, 85, 90 साल तक पैसा उसके लिए काम करेगा। तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लेशन का रेट है, ये रूल ऑफ 70 है कि कितनी देर में मेरे पैसे की वैल्यू आधी रह जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, स्टॉक मार्केट के थ्रू ना जाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अपने जिम्मेदार खुद होते हैं, खुद आप डिसीजन लेते हैं, खुद आप बाय करते हैं, खुद आप सेल करते हैं। म्यूचुअल फंड के आपको एक एडवाइजर भी है आपके साथ, और आपके साथ फंड मैनेजर भी है, वो आपके लिए जिनका प्रोफेशन है, जो इन चीजों को समझते हैं, जो क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, जिनका सिस्टम है, जिनका ये मेन प्रोफेशन है। 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उसके बाद 2300 से ज्यादा स्कीम्स है। अलग अलग तरह के फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, हाइब्रिड, ईटीएफ, पैसिव फंड और अपना डेट फंड, ये अलग अलग तरह के इंडेक्स फंड, थीमेटिक फंड अलग अलग होते हैं। तो ये इतना बड़ा समुंदर है, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम करना इतना आसान नहीं है, इतना अचीव करना, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक लाइन है, प्रोफेशनल लाइन है। इसमें रिस्क है, इसमें रिटर्न है, इसमें रिस्क, इसमें ग्रीड है, इसमें फियर है। तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाते कि हम कभी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लेते, एडवाइजर की हेल्प नहीं लेते, अपने आप लगे रहते हैं, और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का आइडिया ही नहीं है कि किसको कैसे सिस्टमेटिकली हम अच्छे से, बड़े इजी से इसको अचीव कर पाते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 2025 का ये है कि अलग अलग, जैसे सिल्वर की रिटर्न, गोल्ड की रिटर्न, ये देखिए, ये 2016, 17, 18, 19, 20 है। कभी गोल्ड की रिटर्न, सिल्वर की रिटर्न 17.17% है, कभी 0.3% है, कभी -1% है, कभी 20% है, कभी 46% है, कभी सिल्वर की रिटर्न -8% है। ऐसे गोल्ड को ले लो, गोल्ड ऊपर नीचे चल रहा है, सिल्वर ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है, इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऊपर नीचे चल रही है, डेट ऊपर, ये है एसेट एलोकेशन। तो इन सारी चीजों को समझ होनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट इतनी इजी नहीं है आज की डेट में कि बहुत इजी बना दिया कि एप्स हैं और बस लोग वीडियो गेम की तरह उसको स्वाइप कर रहे हैं, ग्रीन रेड बटन, परचेज सेल, पैनिक कर रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा खरीद रहे हैं, थोड़ा सा लॉस हुआ तो सारा कुछ निकल गए। तो कभी भी डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर पाता, उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि उसके इमोशन जुड़े हुए हैं। आपका पैसा, पैसे का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए, पैसा बच्चों की तरह प्यारा होता है। लेकिन आप अपने पैसे को क्या मैनेज कर सकते हैं? आपके पास स्किल है, सिस्टम है, नॉलेज है, एजुकेशन है, टाइम है? अगर नहीं है, फंड मैनेजर को अपना पैसा पकड़ाइए, एडवाइजर के थ्रू चलिए, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, अपनी फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन करिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की फिगर को कैलकुलेट कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग रोटेशन है, मतलब कि मेटल में कभी 2016, 17, 18, कभी मेटल में ज्यादा रिटर्न है, कभी आईटी में है, कभी रियलिटी में, कभी फार्मा में, कभी ऑटो में, कभी कमोडिटी में। तो ये सारी चीजें फंड मैनेजर समझता है, एडवाइजर आपका समझता है, उनकी लाइन है, उनका प्रोफेशन है, दे आर स्किल्ड, दे आर एजुकेटेड। तो मार्केट में इतना कुछ है, इसलिए हम नहीं अचीव कर पाते। अलग अलग सेक्टर की रिटर्न है, अलग अलग एसेट की अलग अलग रिटर्न है, 2300 से ज्यादा स्कीमें है, 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी है। अब जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि 30,000 की आपने अगर सिप लगाई मंथली, 12% रिटर्न है, तो 25 साल में आपने 90 लाख लगाया, 90 लाख की टोटल वैल्यू आप 5 करोड़ 70 लाख रुपया, सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई। तो 1000 रुपया मंथली सिप से भी आप 5 करोड़ 70 लाख रुपया बना सकते हैं आप अगले 25 साल में, कुछ ज्यादा नहीं करा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की सिप काम कैसे करती है। जब हम कहते हैं ना मार्केट गिरी है, वही अपॉर्चुनिटी होती है, वही इन्वेस्टमेंट, वहीं पे पैसा बनता है। अब कैसा है कि फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की एसआईपी है, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर, ये 12 महीने है, आपकी जो प्राइस है वो 23 रुपए है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 23 रुपए, आपकी जो यूनिट की प्राइस है, आपको 434 यूनिट मिले। मार्केट गिरी, आपको ज्यादा यूनिट मिले। मार्केट गिरी इज अपॉर्चुनिटी। जो वाइज इन्वेस्टर है वो मार्केट गिरने पे खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने गोल से अटैच है, वो मार्केट से अटैच नहीं है। उनको पता है कि अब मेरे को ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। एक्चुअल में जो वेल्थ है दैट इज यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में मैं कितना अमीर हूं या कितना अमीर हो सकता हूं, आपको सिंपल ये करना है कि मेरे पास यूनिट्स कितने हैं।
अपने पोर्टफोलियो में देखिए कि मेरे पास 2 लाख यूनिट है, 20 लाख यूनिट है, 50 लाख यूनिट है। जितने यूनिट है उतने आप वेल्दी होंगे, उतनी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे, क्योंकि यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। आप इंडिया में है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और आपको 12-15% रिटर्न आनी है, लेकिन उनको आनी है जो एक्शन लेंगे, उनकी आएंगी जो बने रहेंगे पेशेंट डिसिप्लिन से, उनको आएगी जो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखेंगे। अब जब जब मार्केट यहाँ पे दिखती है, देखिए गिरती है, 21 पे हुई और प्राइस गिरी, यूनिट्स ज्यादा मिले, 19 पे और ज्यादा यूनिट्स मिले, 16 पे और ज्यादा, करते करते टोटल 1,20,000 में से अगर हम इसकी एवरेज प्राइस निकाल लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ रिपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब कि एसआईपी में रिपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एवरेज जो प्राइस आपकी निकली, वो आप अपने सारे प्राइसेस को डबल अपना ऐड किया, उसका मीन निकाला, 12 से मल्टीप्लाई करा, 20 रुपए 33 पैसे आया। लेकिन अगर आप एवरेज कॉस्ट देखें, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी, 1,20,000 रुपया, टोटल यूनिट्स कितने अकोमोडेट करे, 6,012.48, उसको 1,20,000 को 6,012.48 से डिवाइड किया, एवरेज कॉस्ट आपकी 19.96 आई, ना कि 20 रुपए 33 पैसे। ये आपकी एवरेज परचेज प्राइस बनी, इसको कहते हैं रिपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब कल को आप 40 रुपए पे इसको बेचोगे तो 40 माइनस 19 रुपए 96 पैसे आपका गेन है, ना कि 20.33 को माइनस करके आपका गेन है। तो ये सिप करती है आपके लिए। जब जब मार्केट गिरती है तब तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिप अपनी चालू रखिए, ठीक है। तो ऐसे रुपये आप, मतलब कि अगर आप सिप लगा रहे हैं तो आज आप ये यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपकी सिप कैसे काम कर रही है। जब जब मार्केट गिर रही है, पैनिक नहीं करना, खुश होना है, अपॉर्चुनिटी है ये, क्यों। और जब भी आपके गोल्स आपके अराइव हो रहे हैं, उससे 1-2 साल पहले की प्लानिंग लीजिए कि हम 1 साल पहले ही इक्विटी मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, कि हमने अपना कॉर्पस 1 साल पहले करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर में अगर ज्यादा ड्रॉडाउन आ गया, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई भूचाल आ गया, पैसे और पोर्टफोलियो गिर गया, तो 1 साल पहले ही प्लानिंग कीजिए। 20 साल है तो 19 साल की प्लानिंग कीजिए, 18 साल की प्लानिंग कीजिए, और ऐसे मार्केट गिरने पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। अब डिले कॉस्ट है, वही 30,000 की एसआईपी है। आज मतलब की एक्शन टेकर का टाइम है, जो एक्शन लेंगे, ठीक है। 30,000 की एसआईपी है, टाइम पीरियड आपने 25 साल लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लिया, लेकिन आपने 5 साल डिले कर दिया सोचने में कि चलो मैं कर लूंगा, अभी तो मैं लाइफ एंजॉय कर लूं, अभी तो मैं गाड़ी ले लूं, अभी तो मैं इंटेंसिफिकेशन कर लूं, गाड़ी अपग्रेड कर लूं, मोबाइल अपग्रेड कर लूं, ठीक है, पार्टी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और आपने 5 साल डिले कर दिया। तो आपने 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फ्यूचर वैल्यू विदाउट डे, अगर आपने आज ही स्टार्ट कर दिया तो आपकी 5 करोड़ 70 लाख वैल्यू बनी। अगर आपने 5 साल डिले कर दिया तो आपकी वैल्यू देखिए, जो आपकी नेट वेल्थ है वो गिर के 2 करोड़ 70 लाख पे आ गई। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर डिले 3 करोड़ का नुकसान हो गया आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिले 2 करोड़ 70 लाख आपका नुकसान हो गया। 5 करोड़ 70 लाख की जगह आपका 3 करोड़ ही बना। तो 5 साल आपको इतना बड़ा, क्योंकि इसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं लगी, इसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं लगी। आपने 5 साल में कितना देना था, साल में आपने 3,60,000 देना था, और इंटू 5 साल 18 लाख रुपए आपने कम दिया, और वो वैल्यू कन्वर्ट हो गई 2 करोड़ 70 लाख में। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ डिले। तो नेवर डिले योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, राइजिंग इकोनॉमी है, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, कंसीडर एसआईपी एज योर थर्ड चाइल्ड। जैसे आप अपनी फैमिली बच्चों से प्यार करते हो, क्योंकि जब कुछ काम नहीं आता तो पैसा काम आता है, पैसे का काम सिर्फ पैसे से होगा, ठीक है। तो एसआईपी को आप ट्रीट इट एज ए थर्ड चाइल्ड, कि जब आपके कोई काम नहीं आएगा, ये बच्चा आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके देगा। हमने 30,000 एसआईपी से कैलकुलेशन, लाइव कैलकुलेशन करी, तो अपनी एसआईपी को अपने बच्चे की तरह प्यार कीजिए, बच्चे की तरह उसको अपब्रिंगिंग कीजिए, बच्चे की तरह उसको, मतलब उसको सिप टॉप अप कीजिए। लव योर सिप एज योर थर्ड चाइल्ड। अब वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन एवरी पार्टनर प्लेज देयर रोल राइटफुली। अब वेल्थ 3 पिलर से क्रिएट होती है, ठीक है। फंड मैनेजर, एडवाइजर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। फंड मैनेजर अपना पूरा जोर लगाता है, क्योंकि उसको उसके सैलरी इंसेंटिव उसके ऊपर है, वो कितनी अच्छी रिटर्न निकालेगा। एडवाइजर अपना पूरा जोर लगाता है, क्योंकि मेरे को इनकी रिटायरमेंट क्रिएट करनी है, मैं 20 साल इनको सर्विस दूंगा, मेरे को 20 साल बिजनेस मिलेगा। एडवाइजर अपना पूरा जोर लगाता है। कहीं पे हिलता है तो वो इन्वेस्टर हिलता है, वो उसके अपने इमोशन, फियर, ग्रीड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एडवाइजर जरूरी है, टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। रीजन बीइंग कि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहती है, मैं सारा कुछ आपको दिखा चुका हूं। इसकी वजह से आपको अगर इन्वेस्टर को स्ट्रांग बनना है तो उसको फंड मैनेजर को पैसा देना पड़ेगा और एडवाइजर की सर्विस लेनी पड़ेगी, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। वॉरेन बफे हैं वर्ल्ड के मोस्ट फेमस इन्वेस्टर, इन्होंने अपनी सारी वेल्थ ही इन्वेस्टमेंट से बनाई है। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। इन्वेस्टिंग इन्होंने क्रक्स निकाला, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, ठीक है। और डिस्क्लेमर हम देते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सब्जेक्ट टू रिस्क,
रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये तो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, आपको मार्केट की समझ नहीं है, मार्केट में ऊपर नीचे सब कुछ होता रहता है, तो डिस्क्लेमर तो देना हमारी ड्यूटी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड पेशेंस इज योर्स ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। और लास्ट आपको साइंस आने शुरू हो जाएंगे कि आई एम मूविंग योर टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम व्हेन इन्वेस्टिंग ग्रोइंग स्पीड स्टेडली, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेडली ग्रो कर रही है, आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज बन रहे हैं कि आपकी यहाँ से इधर से पेंशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आप मार्केट की वोलेटिलिटी की फिक्र करने के बजाय अपनी हॉबीज के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर टाइम लगा रहे हैं। आपके स्किल्स, आप किसी आप न्यू स्किल से आपने इनकम क्रिएट कर ली, एक आपकी प्राइमरी इनकम है, आपने किसी स्किल से इनकम क्रिएट कर ली, उधर आपकी पेंशन भी इतनी जबरदस्त क्रिएट हो रही है थ्रू इन्वेस्टिंग, एसडब्ल्यूपी आपकी क्रिएट हो रही है। तो आपको दिखना शुरू, आपको साइन आने शुरू हो गए कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो स्टेडली ग्रो कर रही है, आप पेशेंस एंड डिसिप्लिन से आप मिस नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है, स्नोबॉल इफेक्ट आ रहा है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बन रहे हैं, डेट आपका कम होता जा रहा है, डेट बर्डन कम होता जा रहा है, आप बैड लोन खत्म करते जा रहे हैं, बैड लोन नहीं ले रहे हैं, पीस ऑफ माइंड अबाउट फ्यूचर, आपको टेंशन नहीं है फ्यूचर को लेके, फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके आपको वरीड नहीं हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पैसे का काम पैसे से होगा। फॉर एग्जांपल आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है और गॉड फॉरबिड आज कोई इमरजेंसी है, आपको 25-30 लाख की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप लोन लेंगे, आप किससे हेल्प लेंगे, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड। तो पैसे का काम पैसे से होगा, और वो पैसा फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, जो मौके पे काम आएगा। आपको पैसा चाहिए, आप रिडम्पशन डालिए 30 लाख रुपए अकाउंट में, 50 लाख रुपए अकाउंट में। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, कोई प्लान चेंज हो जाता है, बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है, कुछ करना है, तो मैंने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करके दिखाई कि आपका 17 करोड़ बन गया फॉर एग्जांपल। उसके बाद आप पैसा निकालते रहे, फिर भी आप 90 करोड़ छोड़ के, अब आपके पास 10, 15, 20, 25 करोड़ है, उसमें से आप जो मर्जी अपने सपने पूरे कर लिए, जो मर्जी गोल पूरे कर लीजिए। हमने बीच में लमसम इन्वेस्टमेंट भी बीच में डाली, बीच में हमने रिडम्पशन भी बीच में डाली, कभी आपने 5 करोड़ निकाल लिया, 2 करोड़ निकाल लिया, ऐसे करके। तो आपको साइंस आने शुरू हो जाते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड आना शुरू हो जाता है कि मैं अपने सेटिस्फाइड हूं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को देख के, मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है और मेरे डेट्स खत्म हो रहे हैं, लोन खत्म हो रहे हैं। अब लास्ट स्लाइड, ये बिल गेट की मुझे स्लाइड मिली थी जो मैंने अपने ऊपर एप्लीकेबल की है। इन्होंने बोला कि देयर वाज नो सीक्रेट। इन्होंने जब अपनी ये माइक्रोसॉफ्ट शुरू करी तो वो कहते हैं आई शेयर्ड माय प्लान विद 1200 पीपल, 900 इग्नोर इट, 300 वर क्यूरियस, 300 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, 85 लोगों ने मेरे साथ जुड़े जब हमने कंप्यूटर हमने बनाने शुरू किया, जब हमने विंडो बनानी शुरू करी, 35 स्टेड कंसिस्टेंट, ठीक है, 85 ने एक्शन लिया, 35 कंसिस्टेंटली स्टेड ले। उस 35 में से जिन्होंने पैशनेटली करा एंड 11 चेंज्ड एवरीथिंग। तो आज आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कितना चेंज होना है, आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी नहीं करनी। मैं सब कुछ आपके साथ लेके आया था, मैं 1 to 1 भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ये सारा कुछ मतलब आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जनरली आपको ओवरव्यू दे दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का फिगर क्या है, और जो स्नेक्स हैं, जो डोंट्स हैं, जिससे आपने बच के रहना, यू हैव टू बी एक्शन टेकर। जैसे ये मेरे साथ भी मेरी भी ये स्टोरी है, मैं कितने लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, लेकिन बहुत फ्यू होते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं, जो शुरू करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और उसके बाद वो मतलब कि एक इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट लेवल पे चले जाते हैं कि उन्होंने 10-10 करोड़ के पोर्टफोलियो अपने बना लिए, वो मैजिक क्रिएट कर दिया उन लोगों ने। तो एक सिंपल मैं एक स्टोरी, डेली की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो यू हैव टू बी दिस एक्शन टेकर, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, फाइनेंशियल प्लानिंग अवेलेबल है, फाइनेंशियल फ्रीडम अवेलेबल है, आप उसको बड़ी अच्छे से इजीली अचीव कर सकते हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी भी मैंने आपको बता दी है और मार्केट की रिटर्न भी मैंने दिखा दी है। तो इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है, कमी है तो मेरे एक्शन लेने में कमी है। तो इसके साथ ही आई होप कि मैं आपको जो मेरा आज व्यू पॉइंट था, आइडिया था, वो आपके साथ मैं शेयर कर पाया। मैं अपनी बात अब तक पहुंचाने में आई थिंक आई एम सक्सेसफुल कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया। बाकी इसके रिगार्डिंग कभी आप लोगों के कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो, क्वेरीज हो, तो आई वुड लाइक टू टेक। सो क्वेश्चंस आर वेलकम्ड इन द चैट सेक्शन। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है आज के सेशन से रिगार्डिंग, सो सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। सर 1-2 क्वेश्चन आए थे पहले जी। एनी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट आइडिया? टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट आइडिया मतलब कैसे जाते हैं? टैक्स फ्री तो आपके पास ये है कि पीपीएफ टैक्स फ्री है, एलआईसी टैक्स फ्री है, ठीक है, सुकन्या टैक्स फ्री है। लेकिन ऐसा है कि आप सिर्फ टैक्स पे फोकस कर रहे हो,
आप कॉस्ट पे फोकस कर रहे हो, वैल्यू पे कॉस्ट आप फोकस कीजिए। टैक्स आपकी कॉस्ट है, यू हैव टू क्रिएट वैल्यू, नॉट यू हैव टू सेव टैक्स। सेव टैक्स इज सेकेंडरी, टैक्स भी सेव करना है। टैक्स फ्री, अब टैक्स फ्री कुछ भी है, देयर इज नथिंग इन फ्री इन लाइफ। अगर आपको पीपीएफ मिल गया टैक्स फ्री, ठीक है, उसको 7% रिटर्न है, उसको टैक्स टैक्स उसके ऊपर लगा लो तो रिटर्न 10% बन गई, तो भी आप मार्केट को तो नहीं बीट कर पाए। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी जो आपने टैक्स फ्री के पीछे आपने फोकस किया, कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2% आ गई। एलआईसी आपको 6% दे रही है टैक्स फ्री, उसका मतलब कि उसको नेट अगर टैक्स ग्रोसिंग आप कर दो तो 8% दे रही है, तो भी आपने कम से कम 4% का नुकसान भुगता। तो आप वैल्यू पे फोकस कीजिए। टैक्स फ्री तो यही है, म्यूचुअल फंड में भी है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म है, एक लॉन्ग टर्म के ऊपर आपका जो टैक्स है वो 12.5% है, ठीक है। आप जब सबसे बड़ी बात कि आपको एवरी ईयर टैक्स नहीं देना, जिस साल आपने रिडम्पशन लेनी है उस साल आपने टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स देना, अब जैसे मैंने आपको एसडब्ल्यू सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान पेंशन है। अब पेंशन जब आप लेते हो 5 लाख रुपए महीने की आप पेंशन ले रहे हो, उस टाइम क्या हो रहा है, आपके यूनिट्स जो आपके यूनिट्स रिडीम हो रहे हैं, वो यूनिट में उसके 2 कंपोनेंट है, उसमें प्रिंसिपल भी है और उसमें रिटर्न भी है। तो जितना प्रिंसिपल पार्ट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल कोई एलआईसी से पेंशन लेते हैं या कोई और एन्युटी प्लान आप खरीदते हैं, तो जितना भी आपके अकाउंट में इनकम आती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। टोटल अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ये ब्यूटी है कि आपका जब यूनिट्स आपके रिडीम होंगे तो यूनिट्स में 2 पार्ट है, एक प्रिंसिपल है, एक इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए की पेंशन है, उसमें फॉर एग्जांपल 3 लाख का प्रिंसिपल है और 2 लाख रुपए आपका रिटर्न का पार्ट है। पहले तो 2 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हर साल आपको टैक्स नहीं देना, जिस साल आपने रिडीम किया उस साल टैक्स देना, ठीक है। नंबर 3, आपका टैक्स का रेट भी स्पेशल 12.5% है। तो म्यूचुअल फंड में टैक्स की बहुत ज्यादा आपको रियायतें मिलती हैं, और आप इसको टैक्स फ्री मानिए या कैसे है वो अब आपने इसको एनालाइज करना है। बाकी तो टैक्स फ्री तो यही है कि आपका जितनी सीनियर सिटीजन स्कीम है वो भी टैक्सेबल है। टैक्स फ्री आइटम इस टाइम 3 ही रह गई हैं, एक पीपीएफ है, एक एलआईसी की रिडम्पशन है, दोनों में लॉक इन पीरियड है, या एक सुकन्या है, सुकन्या में भी लॉक इन पीरियड है। तो जब आप टैक्स फ्री के पीछे जाते हो तो आप रियल रिटर्न पे भी थोड़ा हिट लेते हो और आप लॉक इन पीरियड में भी जाते हो। चाहे वो एनपीएस की अब 80% की इन्होंने जो अलाउ किया नया चेंजेस से, तो आपको हर चीज को एनालाइज करना है। खाली खाली टैक्स के पीछे नहीं जाना, आपने देखना है कि मेरे को क्या क्या मेरी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पे करके मुझे ये टैक्स मैं बचा रहा हूँ। सर अगले एक क्वेश्चन आया है शुभांकर जी का, व्हाट इज आइडियल एसेट एलोकेशन फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट? सर ये डिपेंड करती है, सब्जेक्टिव है, ये आपकी एज पे डिपेंड करती है, आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, आप नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है, और आपके रिटायरमेंट कॉर्पस पे डिपेंड करती है कि आप कितना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। कोई लोग कहते हैं यार मेरे को तो 3 करोड़ ही काफी है, कोई लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं मेरे को तो 15-20 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, ठीक है। तो एसेट एलोकेशन इज अ सब्जेक्टिव, ये 1 to 1 मीटिंग में डिसाइड होती है कि आपकी एसेट एलोकेशन इक्विटी में कितनी होनी चाहिए, डेट में कितनी होनी चाहिए, गोल्ड में कितनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है कि हर गोल के लिए अलग म्यूचुअल फंड स्कीम है, कि 3 साल के गोल के लिए अलग म्यूचुअल फंड स्कीम है, 5 साल के लिए अलग स्कीम है, 15 साल के लिए अलग स्कीम है। अलग अलग स्कीम्स होती है, वो स्कीम्स आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, सूटेबल स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्कीम मेरे को सूट करती है 3 साल के गोल के लिए, 5 साल के गोल के लिए, 15 साल के गोल के लिए। तो ये एक सब्जेक्टिव है, ये अलग अलग केस स्टडी है, आपको क्या सूट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो वर्ड मैं बोलूंगा, सूटेबिलिटी। चाहे वो वैल्यू है, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो रिटर्न है, चाहे वो एसेट एक्विजिशन है, आपको क्या सूट करता है। जैसे हर एक का खाने का टेस्ट अलग है, कपड़े पहनने का टेस्ट अलग है, दवाई हर एक को, किसी को कोई दवाई रिएक्शन कर जाती है, किसी को वही दवाई ठीक कर देती है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन सूटेबिलिटी। सर एक और क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा है वैसे, डिफरेंस बिटवीन एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड? देखिए सर, म्यूचुअल फंड तो आपने समझ लिया ये है, ठीक है। एनपीएस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, उसमें भी आपके पास इक्विटी मार्केट का, डेट मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आपने फॉर एग्जांपल 30 साल पे एनपीएस स्टार्ट कर दिया, उसमें पहले लॉक इन पीरियड होता है कि इतने लॉक इन पीरियड में आप पैसा नहीं निकाल सकते, फिर आपके पास उसका ऑप्शन आती है। अब लेटेस्ट चेंजेस है, 100% इक्विटी वाले, 100% इक्विटी वाले भी उन्होंने ऑप्शन दे दी है, ठीक है। तो इट्स एनपीएस भी अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके पास पूरी फ्रीडम है, आपके पास पूरी चॉइस है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कब पैसे को बढ़ाना है, कब कम करना है, कब रिडम्पशन लेनी है। लेकिन एनपीएस क्या है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड आपका खुद का प्रोडक्ट है, आप खुद डिजाइन करेंगे, पूरी फ्रीडम है कैसे करना है। एनपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, वो भी इक्विटी मार्केट में जाता है, म्यूचुअल फंड भी इक्विटी मार्केट में जाता है, वो कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्रीडम ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आई रिपीट, फ्रीडम ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने पैसे की, अपने बच्चों के फाइनेंशियल सिक्योर फ्यूचर की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में टोटल फ्रीडम है। तो एनपीएस क्या है? लॉक इन पीरियड है। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, पहले आपको 10-15 साल का लॉक इन पीरियड होगा, 50 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, फिर कितना 80% निकाल सकते हैं, 20% का आपको पेंशन ही लेनी पड़ेगी, कुछ पार्ट टैक्सेबल है, कुछ पार्ट टैक्स फ्री है। तो वो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। जबकि म्यूचुअल फंड में बस सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड मेरा अपना प्रोडक्ट है, मैं जैसे मर्जी उसको डिजाइन करूं, जैसे मर्जी उसको चलाऊं, ठीक है। और एनपीएस में मेरे को टर्म एंड कंडीशन है, वो मुझे फॉलो करनी पड़ती है। दोनों इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी मार्केट में ही जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 के बाद एनपीएस शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम उन्होंने रेगुलर पेंशन खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये अब एनपीएस हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब अपनी अपनी पेंशन खुद क्रिएट कीजिए। अब आपको बाय डिफॉल्ट पेंशन नहीं आएगी, अब आपको पेंशन अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पेंशन जब बंद करी, तो उसकी जगह ये एनपीएस इन्होंने स्टार्ट किया। सर एक क्वेश्चन और था कि हाउ टू असेस दैट कैलकुलेटर यू शोड, हाउ कैलकुलेटर टू? कैसे, वो जो आपने कैलकुलेटर दिखाया वो कैसे असेस करना है? सर वो मैंने बताया ना कि वो देखिए मेरी बात सुनिए। एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल आपने वो गाड़ी खरीद ली, फिर आपको वो चलानी भी आनी चाहिए, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। अब आपने सिंपल यहाँ पे अर्थमेटिक देख रहे हैं, 30,000 डाल रहा हूँ, 3 लाख निकाल रहा हूँ, 5 लाख निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन वो जो फिगर्स है वो एक एंड रिजल्ट है। उसके पहले आपको पूरी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। कैलकुलेटर भी आप खरीद लेंगे, कैलकुलेटर यूज भी कर लेंगे, लेकिन आपको एक कैलकुलेट करना है कि मेरे डिफरेंट गोल्स है, कि मेरे को जैसे एक अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, कि कल को कोई कोविड आ गया, गॉड, कोई लड़ाई लग गई, या क्या कहते हैं, मेरे को ब्रेक लेना है, मेरी नौकरी चलेगी, मेरे को जॉब चेंज है या कुछ है, तो मेरे को एक इमरजेंसी फंड चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी फंड के लिए कितना पैसा चाहिए, कौन सी स्कीम में डालना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। फिर मेरे को बच्चों के एजुकेशन फंड क्रिएट करना है, मैरिज फंड क्रिएट करना है, मेरे को अपना घर खरीदना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को वेकेशन करनी है, मेरे को रिटायरमेंट करनी है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इज फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। रिटायर ये कैलकुलेटर ये प्रोफेशनल यूज करते हैं, ठीक है। आप फ्री सोर्स में कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे। आप किसी पोर्टल पे चले जाइए, वहां पे मिल जाएंगे। तो जैसे अभी मैं लिबरल फिनसर्व की वो यूज कर रहा था, पोर्टल यूज कर रहा था, liberalfinserv.com पे आप चले जाइए, वहां पे भी आपको फ्री कैलकुलेटर मिल जाएंगे। कैलकुलेट तो आप कर लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि गाड़ी तो खरीद लोगे, गाड़ी चलाने भी आनी चाहिए। मतलब उसको आपने यूज कैसे करना है, और आपके यूज करने का रीजन क्या है, पर्पज क्या है, आपका टारगेट क्या है। And sir, one more question from Sunny Walia ji. He's saying now there is no tax benefit in NPS in new tax regime. So it is advisable to continue NPS or need to stop it? If stop it, how to stop it if required? सनी जी, मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, तो क्योंकि आपका कॉर्पस कितना है, और आपका टारगेट क्या है, और आपका लॉक इन पीरियड कितना रह गया, और आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या है, जो आप चाहते हैं, क्या वो एनपीएस पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो म्यूचुअल फंड पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको एक बार केस स्टडी करना पड़ेगा कि एनपीएस में आप किस पोजीशन पे खड़े हैं, लॉक इन पीरियड कितना खत्म हो गया, और टैक्स फ्री है, वो ऐसा नहीं है कि टैक्स फ्री नहीं है। वो सारे चीज हम 1 to 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एनपीएस इज अ लॉ, इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, और आपकी फाइल क्या बोल रही है वो एक बार स्टडी करनी पड़ेगी। So one more question was there. What should be take market value or purchase value while portfolio or asset allocation? क्वेश्चन क्लियर नहीं आया, आई थिंक आप दोबारा डिटेल में मैं समझ गया हूँ। मार्केट वैल्यू आपको देखनी है, क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लगाया, उसकी वैल्यू 12 लाख है। अब आपका रिस्क 12 लाख पे है, 10 लाख पे नहीं है। आपके सपने 12 लाख में पूरे करने, 10 लाख में नहीं पूरे करने। आप 12 लाख के ऊपर ही आप उसकी एसेट एलोकेशन लेंगे। भी आप 12 लाख, फॉर एग्जाम्पल मेरी एसेट एलोकेशन थी 65-35, ठीक है। मैंने 6.5 लाख इक्विटी में लगाया, और 3.5 लाख मैंने डेट में लगाया, ठीक है। अब 6.5 लाख का फॉर एग्जाम्पल हो गया 8 लाख रुपया, ठीक है। और 3.5 लाख का हो गया 4 लाख रुपया। तो 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। तो अब 12 लाख में जो 65% है, मैं उसको एक सिंपल कैलकुलेशन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 12 लाख का 65% आपका होना चाहिए 7,80,000, और आपका हुआ है 6.5 लाख 8 लाख रुपया, नियर अबाउट सेम ही है। तो आपके एसेट एलोकेशन सेम ही चल रही है। पता लगा कि आपका 6.5 लाख का हो गया 11 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, ठीक है। और 3.5 लाख का आपका 4 लाख हो गया, तो 14 लाख हो गया। तो 14 लाख का अगर हम 65% लगाएंगे, 14 लाख का 65% हमें लगाएंगे, तो उसका 9,10,000 बनता है। जबकि आपका वो 10-11 लाख बन चुका है। तो आप क्या है कि इक्विटी आपकी ओवर होगी, आपको इक्विटी थोड़ी सेल करके डेट में आना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन ऐसे होती है, एक सिंपल बर्ड्स आई व्यू मैंने आपको दिया मोटा मोटा मैक्रो लेवल पे। एसेट एलोकेशन ऐसे होती है, और एसेट एलोकेशन हमेशा मार्केट पोर्टफोलियो वैल्यू पे होती है, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं होती। So I think there are no more questions. So
I, on the behalf of BizGyan team, thank you CFP Anand Sabharwal sir for this today's session. And really, it was a very insightful and knowledgeable session for all the viewers, and it can be seen from their comments and feedback received. So once again, I thank you everyone for joining on this winter evening, on the Saturday evening, I would say on the weekends, and it Yeah. is really cold here. So thank you once again for joining us, and thank you CFP Anand Sabharwal sir for the session. And now you all are enrolled on the BizGyan portal, and you will get the updates regarding the upcoming sessions we are having on the topics like taxation, finance, and you can explore our various courses that are available on the portal and various tools available on bizgyan.com. So be in touch with us and be with us, grow with us. So with this word, I thank you all for joining the session and Jai Hind, Vande Matram. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye.